मुख्य युद्धक टैंक या एमबीटी, जो एक बड़ी तोप, मोटी सुरक्षा और इतनी गतिशीलता को जोड़ते हैं कि वे युद्ध के मैदान पर आने वाले किसी भी इलाके को पार कर सकें, आधुनिक युद्ध के प्रतीक हैं। वे पहली बार शुरुआती शीत युद्ध में आए, जब सेनाओं ने हल्के मध्यम भारी टैंकों की बजाय सब कुछ करने वाले डिजाइन चुने। तब से वे भूमि शक्ति की रीढ़ बन गए, जो रेगिस्तानों में गरजते, जंगलों में छिपते और शहरी गलियों में रेंगते नजर आते हैं। सभी मुख्य युद्धक टैंक एमबीटी एक जैसे नहीं होते, इसलिए हम 2025 में उनकी असली स्थिति के अनुसार उन्हें रैंक करेंगे। ध्यान दें, हर एक को नहीं। ऐसा करना संभव नहीं है क्योंकि बहुत सारे अनजाने या सीमांत प्रकार हैं, लेकिन हम एक प्रतिनिधि चयन लेंगे ताकि आपको वैश्विक स्थिति की सही समझ मिल सके। रैंकिंग के मानदंड। चलो साफ कर दें कि हम टैंकों का मूल्यांकन किस तरह करेंगे, क्योंकि ये टॉप ट्रम्प्स जैसा खेल नहीं है। सिर्फ सबसे बड़ी बंदूक या हॉर्स पावर वाला टैंक अब खुद नहीं जीत सकता। अब हम आधुनिक युद्ध क्षेत्र में प्रासंगिकता देखेंगे। कौन पहले देखता और कौन पहले गोली चलाता है। जो पहले मारता है, अपनी क्रू को बेहतर तरीके से जिंदा रखता है और असल दुनिया की सेना द्वारा लड़ाई में टिक सकता है। इसी के अनुसार हम केवल उन्हीं टैंकों को देखेंगे जो आज तक सही तरीके से सेवा में हैं, जिनकी क्रू तैनात है, स्पेयर पार्ट सिस्टम में उपलब्ध हैं और ट्रेनिंग पाइपलाइन चल रही है। प्रोटोटाइप्स, जिन्हें तकनीकी रूप से सेवा में स्वीकार किया गया है, लेकिन उनमें से केवल 3 ही हैं और इसी तरह की चीजें। आज के लिए उनकी गिनती नहीं होगी और चीजों को आसान बनाए रखने के लिए हमने अपने टैंकों को 4 अलग अलग स्तरों में बांटा है: टॉप टियर, मिडिल टियर, बॉटम टियर और एक अतिरिक्त बोनस टियर, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो अब आपको आइडिया मिल गया होगा, और चूंकि आपने ये वीडियो हमारी मेथोडोलॉजी के बारे में सुनने के लिए नहीं, बल्कि कुछ शानदार वॉर मशीनों के बारे में जानने के लिए क्लिक किया है, तो चलिए सफाइयां देना छोड़ते हैं और सीधे मुद्दे पर आते हैं। टॉप टियर। टॉप स्पॉट पर सिर्फ एक ही टैंक है, साउथ कोरिया का K2 ब्लैक पैंथर, जो संभवतः इस समय सेवा में मौजूद सबसे बेहतरीन एमबीटी है। ये सिर्फ बड़े बड़े दावे करने वाला प्रोटोटाइप नहीं है। ये कोई चमकदार मौका भर नहीं है जो सिर्फ दिखाए कि ये कैसा हो सकता है। ये एक असली सेवा में तैनात मशीन है, जिसके पास प्रशिक्षित क्रू, भरपूर स्पेयर पार्ट्स हैं और कई संभावित निर्यात ग्राहक कतार में हैं। ये टैंक कोरियाई प्रायद्वीप की खास परिस्थितियों के लिए बना है। बहुत तीखी पहाड़ियां, कम दृश्य दूरी और पड़ोसी के साथ लड़ाइयां, जिनके बारे में अनुमान है कि वे बार बार लंबी चिकनी हाईवे और दलदली खेतों के बीच अचानक बदलती रहेंगी। इसके सस्पेंशन सिस्टम की बात करें तो इसमें सेमी एक्टिव इनाम सस्पेंशन यूनिट्स को डायनामिक ट्रैक टेंशन सिस्टम से जोड़ा गया है। अब पुराने टॉर्शन बार्स की जगह हर रोड आर्म में कॉम्पैक्ट हाई डायनामिक स्ट्रट है, जिसे खास तौर पर नियंत्रित किया जा सकता है। ड्राइवर चलते चलते टैंक की पोजीशन बदल सकता है, गन डिप्रेशन के लिए नाक झुका सकता है, टैंक को नीचे बैठा सकता है या ढलान की तरफ झुका सकता है, ताकि साइड्स और क्रू को परेशानी न हो। सेमी एक्टिव हिस्सा केवल दिखावे के लिए नहीं है, बल्कि सिस्टम टेरेन और ड्राइवर इनपुट्स के अनुसार खुद ब खुद या मैन्युअली प्रतिक्रिया करता है। फायर पावर की बात करें तो इसमें 120 मिलीमीटर CNO8 मेन गन है, जो बसल स्टार बस्टल स्टाइल ऑटोलोडर की वजह से 1 मिनट में अधिकतम 15 राउंड फायर कर सकती है। कम से कम यही सबसे आम आंकड़ा है। हे भगवान, यानी हर 4 सेकंड में 1 राउंड। इसमें 2 प्लेन स्टेबलाइजेशन है, जिससे यह ऊपर नीचे और साइड टू साइड हिलने डुलने से बेअसर रहता है। लेकिन यह एक खास क्षमता कोई बहुत दुर्लभ नहीं है और 1960 के दशक से यह लगभग एक मानक बन चुकी है। अमेरिकन M61, ब्रिटिश सेंचुरियन मार्क 10 और सोवियत T-62 जैसे टैंकों के साथ सभी वेरिएंट्स में इसे एक मानक फीचर के रूप में अपनाया गया। मैं ये कह रहा हूं कि आज की वीडियो में जिस टैंक पर ध्यान देंगे उसमें यह सुविधा होगी, जब तक कुछ और न बताएं। और जब आप यहां हैं तो एक आम गलतफहमी को जल्दी से दूर कर दूं। CNO8 जर्मन RH-120 परिवार से नहीं निकला है। हमें पता है कि ये दोनों बहुत मिलते जुलते हैं, लेकिन CNO8 रक्षा विकास एजेंसी और Hyundai द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया था। हाँ, वही Hyundai जो किफायती दामों पर कारें बनाती है, और ये सब 2003 से 2008 के बीच हो रहा था। और जहां तक उस बंदूक के मुंह से निकलने वाली चीज की बात है, मुख्य राउंड है K269 APF-SDST। ये एक टंगस्टन डार्ट फायर करता है, जो कथित तौर पर 2 किलोमीटर दूर से 700 मिलीमीटर मोटी रोल्ड होमोजीनियस आर्मर यानी सामान्य स्टील प्लेट को भेज सकता है, जो कि जैसा कि हम एपिसोड के आगे बढ़ने पर देखेंगे,
वाकई में काफी अच्छा है। साथ ही K270 7 हीट एमबीडी भी है, जो उसी दूरी पर करीब 600 मिलीमीटर तक भेज सकता है। सबसे दिलचस्प कोरियाई स्मार्ट टॉप अटैक म्यूनिशन 2 यानी K-Star M2 है, जो गन से छोड़ा जाने वाला फायर एंड फॉरगेट टॉप अटैक राउंड है। प्रोजेक्टाइल को पहले से तय क्षेत्र तक भेजा जाता है, जहां यह एक सेंसर फ्यूज्ड सब म्यूनिशन छोड़ता है, जो ड्रॉग और ऑटो रोटेटिंग पैराशूट के सहारे धीमा हो जाता है और फिर मिलीमीटर वेव रडार को इंफ्रारेड के साथ मिलाकर स्पाइरल करता है, स्कैन करता है और एक बख्तरबंद लक्ष्य की पुष्टि करता है। फिर टैंटलम लाइनर विस्फोटक पेनिट्रेटर को छत के आर पार नीचे दागता है, जो सुनने में जटिल और शानदार लगता है। ये 8 किलोमीटर तक और कम से कम 2 किलोमीटर दूर तक ऐसा कर सकता है। K2 में आधुनिक टैंक कमांडर के लिए सभी जरूरी सेंसर हैं। इसका फायर कंट्रोल सिस्टम पूरी तरह डिजिटल है, जो खुद लक्ष्य पहचानता और ट्रैक करता है। साथ ही गनर के थर्मल इमेजर व कमांडर के पैनोरामिक साइट को फीड करता है। अगर एक क्रूमैन कुछ मिस करता है तो दूसरा शायद नहीं करेगा। 2 का सबसे बड़ा गैजेट इसकी हार्ड किल प्रोटेक्शन या एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम APS है। अगर आप सोच रहे हैं तो APS किसी भी तरह के सेंसर और काउंटर मेजर्स का सेट होता है, जो वाहन पर हमला करने से पहले ही आने वाले खतरों को नाकाम कर देता है। APS 2 तरह के भी होते हैं। पहले बताए गए हार्ड किल सिस्टम्स, जो शारीरिक रूप से आने वाली गोलियों को रोकते और नष्ट या भटका देते हैं। ये अपने प्रोजेक्टाइल से हवा में ही वारहेड को मारकर उसे रोक सकते हैं। और सॉफ्ट किल सिस्टम्स, जो चीजों को गिराते नहीं हैं, जो हथियारों को भ्रमित, अंधा या धोखा देने की कोशिश करते हैं, जैसे लेजर डेजलर, जैमर, स्पूफिंग या धुंध पैदा करने वाले उपकरण। K2 का बेसलाइन फिट एक सॉफ्ट किल सिस्टम है, जिसमें मिसाइल अप्रोच वार्निंग सेंसर और ऑटोमेटेड मल्टी स्पेक्ट्रल स्मोक होता है, जो विजिबल, इंफ्रारेड और कुछ लेजर सीकर बैंड्स को ब्लॉक करता है। हालांकि कुछ K2 टैंकों में कोरियन एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम भी आता है, जो एक स्वदेशी हार्ड किल सिस्टम है। बताया जाता है कि यह सिस्टम 100 से 150 मीटर की दूरी पर आने वाली प्रोजेक्टाइल को पहचान सकता है और 10 से 15 मीटर की दूरी पर उन्हें नष्ट कर सकता है। इस बात के कोई आधिकारिक आंकड़े नहीं है कि कितने टैंकों में यह सिस्टम लगाया गया है, लेकिन हाल की तस्वीरों को देखने से आप जल्दी समझ सकते हैं कि यह सिर्फ कुछ ही टैंकों में है। आने वाले K2EX इंप्रूव्ड वेरिएंट में इसे स्टैंडर्ड के तौर पर लगाया जाएगा। अगर क्रू को जिंदा रखने की बात करें तो इसका आर्मर शामिल है। K2 में ग्लासलेस टरेट चीक्स पर मॉड्यूलर कॉम्पोजिट पैक, भारी साइड स्कर्टिंग और स्पॉल लाइनर होते हैं। ये चीजें टक्कर में आर्मर के टुकड़े क्रू तक पहुंचने से रोकती हैं और गोला बारूद भी अलग पीछे रखा गया है। ब्लो ऑफ पैनल्स, जो आर्मर के कमजोर हिस्से होते हैं, आंतरिक विस्फोट की ब्लास्ट को ऊपर और टैंक से बाहर निकालते हैं, क्रू की ओर नहीं। पूरे सुरक्षा सिस्टम को बोल्ट ऑन एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर या ERA किट से भी मजबूत किया जा सकता है। ERA वो आर्मर है जिसमें छोटे छोटे विस्फोटक चार्जेस का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि आने वाली प्रोजेक्टाइल्स को बाधित और कमजोर किया जा सके। अब K2 अजय नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन इसे मारना बहुत बहुत मुश्किल है। और सबसे अहम बात यह है कि यह ऐसी तरह से फेल होता है कि क्रू को बाहर निकलने का मौका मिलता है, न कि सिर्फ एक स्मारक बन जाता है। इसकी मोबिलिटी को भी नजरअंदाज नहीं किया गया है। शुरुआती मॉडलों में जर्मन MTU 88 3 इंजन और रेंग ट्रांसमिशन था, लेकिन बाद में सियोल ने अपना DV27K और EST15K पैकेज बनाया, जो सभी वेरिएंट्स में 1500 हॉर्स पावर देता है। 56 टन वाहन के लिए कमाल है। इसका मतलब है सड़क पर 70 और सड़क से बाहर 50 किमी प्रति घंटा की रफ्तार। जानकारी के लिए, K2 अब पोलैंड की पसंदीदा टैंक है, क्योंकि वहां की आर्थिक स्थिति बेहतर है और वह जो चाहे खरीद सकता है। फिलहाल पोलैंड ही इसका एकमात्र निर्यात ग्राहक है। उनका पहला अनुबंध 2022 में साइन हुआ था, जिसमें 180 K2 टैंक त्वरित डिलीवरी के लिए 2025 तक खरीदे गए और फिर उसी साल अगस्त में दूसरा 180 टैंक का सौदा हुआ, जिससे डिलीवरी 2030 तक धीरे धीरे जारी रहेगी। दूसरे बैच के कुछ टैंक घरेलू स्तर पर K2PL के रूप में बनाए जाएंगे, जिनका उत्पादन 2026 में शुरू होना है। जब सब कुछ जोड़ें तो पोलैंड के पास सितंबर 2025 तक 160 टैंक हैं, लेकिन इसे लगभग 1000 तक बढ़ाने का विकल्प है, जो अच्छा है क्योंकि दक्षिण कोरिया के पास भी सिर्फ 410 टैंक हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे टैंक जापानी टाइप 10 की ओर। K2 की तरह इसे भी खास तौर पर जापान के लिए डिजाइन किया गया है। टाइप 10 जापान के बुनियादी ढांचे की वास्तविकता का नतीजा है। बहुत सारी ऐसी पुलें हैं जो कहीं सुनसान जगहों पर हैं और जिनकी मजबूती उतनी अच्छी नहीं है, और शायद वे छोटे छोटे धसे हुए बारिश के पानी की निकासी वाले चैनल भी हैं
जिनके लिए जापानी शहर योजनाकार बिल्कुल दीवाने रहते हैं। इनमें से कोई भी 70 टन के भारी मुख्य युद्धक टैंक के उन पर से गुजरने से बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे। इसी वजह से टाइप 10 का वजन केवल 44 टन है, लगभग कुछ भी नहीं। एक स्टैंडर्ड लोडआउट के साथ यह K2 से 20% हल्का है अगर सीधे सीधे गणना करें, और उन चीजों से भी बहुत हल्का है जिन्हें हम आगे देखेंगे। वह कुछ वाकई भारी टैंक हैं। टाइप 10 में हाइड्रोपन्यूमैटिक सस्पेंशन है, जिसे कोरियाई समकक्ष की तरह राइड हाइट एडजस्ट और आगे साइड झुकाया जा सकता है। ये सब चलते चलते खुद कंप्यूटर या ड्राइवर द्वारा किया जा सकता है, लेकिन K2 की तुलना में इंजन की पावर आउटपुट शायद कम है। यह 1200 हॉर्स पावर है, K2 में 1500 है। हम यह शायद पर जोर देते हैं क्योंकि टाइप 10 का हल्का वजन और मित्सुबिशी डीजल इंजन इसे सड़क पर 70 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम रफ्तार तक पहुंचा सकता है। टाइप 10 की फायर पावर इसके स्वदेशी 120 मिमी टैंक गन से आती है। हम इसका यही अनुवाद करेंगे, हालांकि यह साधारण लगता है। शायद इसे कोई कूल नाम मिल सकता है। जापान स्टील वर्क्स द्वारा निर्मित इसमें एक बस्टल स्टाइल ऑटोलोडर लगा है, जो इतना तेज है कि आदर्श परिस्थितियों में यह हर 3.4 सेकंड में एक राउंड फायर कर सकता है, या फिर 1 मिनट में 17.6 राउंड। शायद अभी इसका मतलब न लगे, लेकिन जैसे जैसे आप आज की सूची में बढ़ेंगे ये बहुत तेज लगेगा। मेरा मतलब है, हाँ, ये टैंक हर 3.5 सेकंड में एक गोला दाग रहा है। कमाल है, इस बंदूक में वो सब है जिसकी आप इस स्तर पर उम्मीद करते हैं। एक आधुनिक डिजिटल फायर कंट्रोल सिस्टम, गनर की साइट जिसमें थर्मल इमेजिंग है और आईसेफ लेजर रेंज फाइंडर, कमांडर की स्वतंत्र पैनोरामिक साइट जिसमें थर्मल इमेजिंग है, टॉप क्लास बैलिस्टिक कंप्यूटर जो सारे गणित करता है, ये सारी बेहतरीन चीजें इसमें हैं। सुरक्षा भी शानदार है। प्लेटिंग उन्नत मॉड्यूलर कंपोजिट्स की है, जिसमें स्पॉल प्रोटेक्शन और ज्यादा खतरे वाले मिशनों के लिए बोल्ट ऑन साइड पैक्स स्कर्ट्स हैं। इसमें ईरा और हार्ड किल एपीएस नहीं है। ईरा की कमी सिर्फ सिद्धांत का मामला है। जापानी सेना पैदल सेना और अपने बख्तरबंद वाहनों के बेहद करीबी तालमेल पर जोर देती है, और इसी वजह से वे अपने टैंकों पर फटने वाले पैनल लगाने के विचार को पसंद नहीं करते, जाहिर कारणों से। इसके बजाय वे यह सुनिश्चित करना पसंद करते हैं कि बेस कंपोजिट आर्मर वाकई में प्रभावी हो। हार्ड किल एपीएस की कमी पर काम जारी है। कागामोटो केंजी के अनुसार, जो पूर्व अधिकारी हैं, उन्होंने जे डिफेंस को बताया कि जापानी सेना के बड़े अधिकारी अभी भी सही सिस्टम चुनने पर चर्चा कर रहे हैं। टाइप 10 में दक्षिण कोरिया के कैस्टम 2 जैसा अनोखा कोई राउंड नहीं है। हाँ, इसमें मजबूत एपीएफएसडीएस और हीट राउंड्स हैं और प्रोग्रामेबल एयर बर्स्ट गोला बारूद पर काम चल रहा है, लेकिन अब तक कुछ नहीं आया। फायर एंड फॉरगेट तरीके से इस्तेमाल करने पर यह 8 किलोमीटर दूर से टॉरेट की छत के आर पार एक पेनिट्रेटर गिरा देता है। यह बड़ी लीक है। टाइप 10 की खासियत है कि इसे शुरू से ही डिजिटल युद्ध क्षेत्र के लिए बनाया गया था। इसका 10 NW कमांड कंट्रोल, कम्युनिकेशंस, कंप्यूटर्स और इंटेलिजेंस या 4 CI सिस्टम का मतलब है कि टाइप 10 प्लाटून रियल टाइम में टारगेटिंग डेटा, खतरे की चेतावनियां और सेंसर फीड्स साझा कर सकता है। सिर्फ आपस में ही नहीं, पैदल सेना और सहायक इकाइयों के साथ भी। व्यवहार में यह टैंक को फायर पावर के एक बड़े नेटवर्क में एक नोड बना देता है, जिससे ये और दूर तक देख सकता है, तेजी से प्रतिक्रिया कर सकता है और अपनी कागजी क्षमताओं से कहीं ज्यादा ताकतवर हमला कर सकता है। वैसे K2 में भी एक क्षमता है, हमारे पास इसे चर्चा करने का समय नहीं था, और वास्तव में यह इतना महत्वपूर्ण है कि कुछ लोग K2 और टाइप 10 को ही वर्तमान में सेवा में मौजूद चौथी पीढ़ी के एकमात्र MBT मानते हैं। हालांकि कृपया कुछ शब्द पर ध्यान दें, क्योंकि चौथी पीढ़ी के MBT की अवधारणा खुद काफी संवेदनशील विषय है। ये शब्द स्टीफन सिवेल ने 1998 में US आर्मी आर्मर मैगजीन में गढ़ा था, और उन्होंने अपनी परिभाषाओं के लिए सख्त वर्ष सीमा तय की थी। 1920 से 1945 पहली, 1961 से 1980 तीसरी आदि। और ऐसा ढांचा मुश्किल से 5 मिनट ही टिक पाया, क्योंकि अलग अलग देशों ने अपने टैंकों को अलग अलग कारणों से अलग अलग समय पर अलग अलग तरीकों से विकसित किया। आज जो परिभाषा प्रचलित है वह टैंक की तकनीक और क्षमताओं पर आधारित है। अमेरिकी सेना के साइंस बोर्ड ने 2019 में इसकी एक संक्षिप्त परिभाषा दी थी, जो आमतौर पर इसी तरह इस्तेमाल होती है। आंतरिक विभाजन से चालक दल की अधिक सुरक्षा, मानव रहित या अर्ध मानव रहित टॉरेट में ऑटो लोडर, एकीकृत हार्ड किल सक्रिय सुरक्षा प्रणाली,
उन्नत विस्फोटक प्रतिक्रियाशील कवच और अत्यधिक डिजिटाइज्ड नेटवर्क आर्किटेक्चर। ये विषय संवेदनशील है और इस पर बहस होती है। कनाडा के भूमि रणनीतिक अवधारणाओं के निदेशालय केवल 3 पीढ़ियों के मुख्य युद्धक टैंकों को मान्यता देते हैं। कई यूरोपीय विश्लेषक साफ सुथरे लेबल की जगह वर्तमान और अगली पीढ़ी की डिजाइनों की बात करना पसंद करते हैं, क्योंकि तकनीक हर देश में समान गति से नहीं बढ़ती। खैर, अब जब हमने उस महत्वपूर्ण विषय को समझ लिया है, तो हमें लगता है कि आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि हमने टाइप 10 को K2 से नीचे क्यों रखा। यह निश्चित रूप से बेहतरीन एमबीटी है, दुनिया के सबसे अच्छे टैंकों में है, पर इसकी क्षमताएं अभी थोड़ी कम लगती हैं। इसमें एक और पहलू भी है, निर्यात में सफलता या टाइप 10 के मामले में उसकी कमी। K2 ने एक उत्साही ग्राहक पाया है जिसे हमने पहले नहीं बताया था। इसके अलावा आर्मेनिया, मिस्र, मोरक्को, रोमानिया और स्लोवाकिया भी संभावित ऑपरेटर हैं। किसी ने भी टाइप 10 में रुचि नहीं दिखाई है। कुछ लोग कहते हैं कि जापान इसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की पाबंदियों के कारण निर्यात नहीं कर सकता, जिससे हथियारों के निर्यात पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। लेकिन बहुत से लोग यह बात नजरअंदाज कर देते हैं कि ये पाबंदियां 2014 में हटाई गईं, जब रक्षा उपकरण और तकनीक के 3 सिद्धांत लागू हुए और मार्च 2024 में और ढील दी गई। जापान की स्थिति अब मूल रूप से सामान्य है और उन 3 सिद्धांतों के साथ वे हथियारों का निर्यात कर सकते हैं, अगर वह जापान द्वारा किए गए किसी विशेष समझौते का उल्लंघन नहीं करता हो। हाँ, वे टाइप 10 निर्यात कर सकते हैं, लेकिन किसी ने नहीं लिया। वजह टैंक की कमजोरी नहीं, बल्कि समय और उपयुक्तता है। टाइप 10 सिर्फ छोटे घरेलू बैचों में बना है। इसकी कोई निर्यात लाइन या सपोर्ट इकोसिस्टम नहीं है। इसकी डिजाइन संबंधी चुनाव, हल्का वजन, मॉड्यूलर आर्मर और जापान के पुलों और सड़कों के लिए ट्यून की गई हाइड्रोप्न्यूमेटिक सस्पेंशन, ये सब बहुत जापानी समस्याओं का समाधान करते हैं। लेकिन उन खरीदारों के लिए कोई खास बिक्री बिंदु नहीं है जो अधिकतम सुरक्षा और नाटो के टन भार चाहते हैं। ऊपर से इसकी कीमत प्रतियोगिता के मुकाबले काफी ज्यादा लगती है। खुले आंकड़े इसे एमबीटी लागत के ऊपरी सिरे पर रखते हैं, जबकि प्रतिद्वंद्वी K2 या सेकेंड हैंड लेपर्ड 2 ऑफसेट डील्स और साबितशुदा लॉजिस्टिक सपोर्ट के साथ आते हैं। 2014 और 2024 में जापान द्वारा निर्यात नियम ढीले करने तक वैश्विक बाजार पहले ही लेपर्ड, एब्राम्स और अब K2 जैसे टैंकों से भरा पड़ा था, जिनके पास स्थापित उत्पादन श्रृंखलाएं, प्रशिक्षण कार्यक्रम और सपोर्ट पैकेज थे। सीधे कहे तो जापान पार्टी में देर से पहुंचा। अब यूरोप की पहली प्रविष्टि प्रतिष्ठित लेपर्ड 2। हम आपको बता दें कि इस खास लेपर्ड 2 पर ध्यान देना है। यह तय करना मुश्किल था क्योंकि इनकी कई किस्में हैं। हम चीजों को इतना आसान नहीं बना सकते कि बस A7 वेरिएंट चुन लें, क्योंकि उसमें भी कई सब वेरिएंट्स और डिजाइन हैं। उदाहरण के लिए 2A7V है, जो सबसे ज्यादा बनाया गया नया वेरिएंट है, जिसमें 104 को 2023 के अंत तक बदला और डिलीवर किया गया, और 2A7A1 है, जो 17A7VS का एक बैच है। इजराइल में बना ट्रॉफी हार्टकिल सक्रिय सुरक्षा प्रणाली लगाया गया है। 2024 में नया 2A8 विकासाधीन मॉडल ट्रॉफी को स्टैंडर्ड रूप में इंटीग्रेट करेगा। और चूंकि उन्होंने फिलहाल 123 ट्रॉफी सिस्टम्स का ऑर्डर दिया है, इसलिए यह भी माना जा रहा है कि हम 123A8 देखेंगे, कम से कम अभी के लिए। तो हम A7V के साथ चलते हैं, क्योंकि कुछ ही टैंक हैं और नियम हमने खुद बनाए हैं। अब सवाल है कि जर्मनी ने A7V के साथ अपने लिए असल में क्या खरीदा। संक्षेप में, शीत युद्ध की दिग्गज गाड़ी का बहुत बड़ा आधुनिकीकरण। डन राइनमेटल की 120 मिमी की ही है, लेकिन बैरल नया L55A1 हाई प्रेशर मॉडल है, जिसमें मजबूत स्टील इस्तेमाल हुआ है और यह ज्यादा प्रेशर झेल सकता है। A7V अपनी क्षमता का पूरा इस्तेमाल करता है, जिससे वो अपने पूर्वजों की तुलना में ज्यादा बड़े धमाकों को सहन कर सकता है। और इसी के साथ आता है DM73 APF SDS राउंड। इसे सिर्फ L55A1 से फायर किया जा सकता है, क्योंकि इसकी प्रेशर सहनशीलता ज्यादा है। कष्टदायक बात यह है कि सेल का ब्रोशर, हाँ यह सच है, इसमें कोई विशेष पेनिट्रेशन डेटा नहीं दिया गया है, लेकिन आमतौर पर डेटा उपलब्ध रहता है। 650 से 760 मिलीमीटर के आंकड़े दिए जाते हैं, जो इसे आसानी से K269 के बराबर श्रेणी में रखता है, जो हमने अध्याय की शुरुआत में देखा था, या शायद उससे भी ज्यादा। इसके अलावा आपके पास DM11 प्रोग्रामेबल HE राउंड्स भी हैं, जो शायद A7V की तोप से निकलने वाली सबसे उन्नत तकनीक है। यह HE टैंक के लिए नहीं, बल्कि कम सुरक्षित लक्ष्यों व किलेबंदी के लिए है। इसमें 3 फ्यूज्ड मोड्स के साथ बहुउद्देशीय क्षमता है। एयरबर्स्ट कवर में सैनिकों या ड्रोन के लिए है,
डिले मोड दीवारों बंकरों को भेदने के बाद फटता है और पॉइंट डेटोनेट टकराने पर फटता है। खास राउंड्स के लिए इतना ही। ये बुरा तो नहीं है, लेकिन जैसा कि इस चैप्टर में दिखेगा, ये भी केस स्टैम्प नहीं है ना? सुरक्षा के लिए A7V में हल एड-ऑन आर्मर मॉड्यूल और नई आंतरिक अरेंजमेंट्स जोड़ी गई हैं, जिससे वजन 66.5 टन हो जाता है। इसके कारण टॉप स्पीड थोड़ी घटती है, लेकिन सामने से सुरक्षा बेहतर होती है। अब प्लेटिंग की बात करें तो K2 और टाइप 10 की तरह A7V में भी कंपोजिट आर्मर है, जो कि क्योंकि हमने अभी तक इसे समझाया नहीं है, एक लेयर्ड प्रोटेक्शन सिस्टम है, जिसमें स्टील, सिरेमिक और प्लास्टिक जैसे अलग अलग मटेरियल्स को मिलाया जाता है, ताकि आने वाले प्रोजेक्टाइलों को सिर्फ स्टील की तुलना में बेहतर तरीके से सोखा और मोड़ा जा सके। यह अब लगभग स्टैंडर्ड है, जैसे 2 प्लेन स्टेबलाइजर टैंक में होता है। मान ले कि हर टैंक में इसका उपयोग होता है, जब तक अलग से ना बताया जाए। स्पष्ट रूप से कंपोजिट आर्मर के अलग अलग फॉर्मूलों की क्वालिटी में भी फर्क होता है और इसके इस्तेमाल की गई मोटाई में भी अलग अलग अंतर होते हैं। लेकिन अफसोस, ऐसे ओवरव्यू में और साथ ही ये भी कि नई चीजों की डिटेल्स अब भी टॉप सीक्रेट रहती हैं। हम आज उन खास डिटेल्स में ज्यादा नहीं जा सकते। आज हम सामान्य नियम मानेंगे कि अधिक कंपोजिट आर्मर बेहतर है, जब तक उसकी बनावट में कुछ खास ना हो। ऐसी स्थिति में हम उसे बताएंगे और ध्यान रखेंगे। अब अगर फिर से A7V की बात करें तो इसमें आमतौर पर आधुनिक तकनीकें हैं, जैसे गनर और कमांडर के लिए नए थर्मल्स, ड्राइवर के लिए बेहतर साइट सेटअप और अपग्रेडेड कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग। लेकिन जैसा कि हमने पहले ही बताया, इस मॉडल में कोई हार्ड किल APS नहीं है। और अगर उन चीजों की बात करें जो इसमें नहीं है, तो उसमें एक्सपोर्ट में सफलता भी शामिल है। A7V सिर्फ जर्मन सेना ने खरीदा, दूसरों ने नहीं। कुछ लोग कहते हैं डेनमार्क ने कुछ दर्जन खरीदे, पर जांच में पता चला उन्होंने सिर्फ सामान्य A7 लिए थे, A7V नहीं। A7 है बुंडेसवेयर के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया अपग्रेड है। हम इसे एक सांत्वना पुरस्कार जरूर देंगे, क्योंकि अगर आप देखें कि किसने लियोपार्ड 2 को व्यापक रूप से चलाया है, तो इस सवाल का जवाब कि किसने इसे चलाया है अचानक हाँ हो जाता है। कुल मिलाकर A7V के लिए पूरी तरह हकदार तीसरा स्थान। एक शानदार तोप जिसमें आगे बढ़ने की क्षमता है, सही मायनों में आधुनिक साइट्स और नेटवर्किंग, मजबूत कवच और एक स्पष्ट अपग्रेड रोडमैप है। आधुनिकीकरण का यही समझदारी भरा तरीका है। अभी इसे प्रासंगिक बनाए रखें और फिर इस खास तकनीक को अगली लंबी अवधि वाली डिजाइन में शामिल करें। अब चौथे स्थान पर इजरायली मरकवा है, खासकर मार्क 4M वेरिएंट। इसे रेगिस्तान के लंबे सपाट इलाकों में अन्य टैंकों से मुकाबले के लिए विशिष्ट संचालनात्मक जरूरतों को ध्यान में रखकर विकसित किया गया था, लेकिन खास तौर पर शहरी युद्ध की बेहद खतरनाक और विशिष्ट परिस्थितियों के लिए भी, क्योंकि तैनाती के दौरान यह लगभग तय था कि किसी न किसी तरह से यह गाजा पट्टी में जरूर पहुंचेगा। और एक शहरी माहौल टैंक के लिए सबसे खराब परिस्थितियों में से एक होता है। हर गली एक फायरिंग लाइन है, हर छत घात लगाने के लिए सबसे उपयुक्त जगह है, हर नागरिक संभावित रूप से टोही कर रहा होता है, और सबसे बुरी बात यह है कि इन सब के बीच टैंक के पास आगे पीछे या दाएं बाएं हिलने डुलने की कोई जगह नहीं होती। स्वाभाविक रूप से मार्क 4M में इन सब का सामना करने के लिए कुछ बहुत ही खास बदलाव किए गए हैं। सबसे पहला और सबसे स्पष्ट बदलाव है इसका लेआउट। जब सब इंजन पीछे लगाते हैं, मरकावा 1500 हॉर्स पावर V12 डीजल इंजन आगे लगाता है। क्यों? ये तो अतिरिक्त कवच है ना? इजरायली डिफेंस फोर्स जानती थी कि शहरी और रेगिस्तानी युद्ध में प्रक्षेप्य आमतौर पर सामने से आते हैं, इसलिए इंजन आगे लगाने से प्रोजेक्टाइल और क्रू के बीच ज्यादा धातु रहती है। इंजन और वजन के कारण इसकी टॉप स्पीड 64 किमी/घंटा है, जो अच्छी है पर सबसे तेज नहीं। इंजन आगे होने से पीछे जगह खाली हुई, जिससे वे पीछे एक सैनिकों के लिए कंपार्टमेंट जोड़ सकें, और मार्क 4M एक अनोखा MBT व इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल का हाइब्रिड बन गया। इसी उद्देश्य से उन्होंने इसे वाकई बहुत बड़ा बना दिया, जिससे सैनिकों को अंदर ज्यादा आराम से बैठाया जा सके। एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है, इसलिए हम आपको इसकी साइज बताने के बजाय अम्मान जॉर्डन के रॉयल टैंक म्यूजियम में मरकावा के पुराने मॉडल की यह तस्वीर दिखा रहे हैं। इसके अनुपात मूल रूप से मार्क 4M के जैसे ही हैं, और आपकी जानकारी के लिए उसके बगल में खड़ा टैंक ब्रिटिश चैलेंजर 1 है। इसी तरह मार्क 4M को आप हल्का नहीं कह सकते।
इसका सामान्य युद्ध भार लगभग 65 टन बताया जाता है और कुछ इजरायली डिफेंस फोर्स के स्रोतों के अनुसार इसका असली वजन करीब 80 टन के आसपास है। इसके आकार से अनुमानित है कि इसका अधिकतर वजन कवच के कारण है। इसमें इजरायलियों ने कोई कमी नहीं छोड़ी। इसकी संरचना एक मॉड्यूलर कंपोजिट पैकेज है जिसे डोर टू लैडर आर्मर कहते हैं, जिसमें स्टील, सिरेमिक और अन्य मिश्रित परतें होती हैं जो शेप्ड चार्ज या काइनेटिक पेनिट्रेटर झेल सकती हैं। ठीक वही चीज जिसे एक हमास लड़ाका यासीन लॉन्चर से दागेगा, जो हवा की सुरंग में एक पात जितना ही असरदार है। उन्होंने मॉड्यूलर तरीका भी अपनाया है जिसमें पैनल इस तरह बनाए गए हैं कि उन्हें मैदान में आसानी से बदला जा सके, क्योंकि सबसे अच्छा कवच भी आखिरकार ज्यादा हमलों में टूट ही जाता है। और उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया है कि छत खास तौर पर मोटी हो। तो क्या इन कारणों से मार्क 4M अन्य मुख्य युद्धक टैंकों से भारी या धीमा होता है? हाँ, सही है, लेकिन इजरायली डिजाइनरों के लिए फुर्ती प्राथमिकता में बहुत नीचे है, करीब 50,000वें नंबर पर। इसके बजाय गाजा पट्टी जैसे युद्ध क्षेत्र के कारण उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है बचे रहने की क्षमता, बचे रहने की क्षमता, बचे रहने की क्षमता। और अगर बचे रहने की क्षमता की बात करें तो मार्क 4M में भी हार्ड किल सक्रिय सुरक्षा प्रणाली स्टैंडर्ड के तौर पर आता है। और ये जानकर कोई हैरानी नहीं होगी कि इजरायली लोग इजरायली ट्रॉफी सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। ये चौंकाने वाली बात है, हमें पता है, क्योंकि जब हमने A7V पर चर्चा की थी तो हमने इसकी खासियतों में नहीं गए थे। इसमें इंटरसेप्शन की क्षमता है जिसकी रेंज लगभग 10 से 30 मीटर है। और क्योंकि गाजा पट्टी फिर से ये अब तक का सबसे ज्यादा युद्ध में आजमाया गया APS सिस्टम है और ये वाकई में बहुत बहुत अच्छा काम करता है। अन्य सुरक्षा में स्पॉल लाइनर्स, आंतरिक कंपार्टमेंटलाइजेशन और स्लैट स्कर्ट्स हैं ताकि गोला बारूद के अनियंत्रित विस्फोट रोके जा सकें और हीट राउंड्स को समय से पहले फटाया जा सके। फायर पावर एक 120 मिलीमीटर MG253 स्मूथ बोर गन के जरिए दी जाती है, जो उसी गन का काफी बेहतर वर्जन है जिसे इजराइल 1989 से इस्तेमाल कर रहा है। इसमें विश्व स्तरीय फायर कंट्रोल सिस्टम है। इसे अत्याधुनिक थर्मल और नाइट विजन साइट से जोड़ा गया है और मूल रूप से इसमें वो सारी चीजें हैं जो आप इस स्तर के किसी भी टैंक में उम्मीद करेंगे। नेटवर्किंग भी शामिल है। हालांकि इस चैप्टर के मानकों अनुसार गोला बारूद थोड़ा कम है। M332 और M338 APF SDS राउंड्स जो 2 किलोमीटर की दूरी पर लगभग 600 मिलीमीटर प्लेट आर्मर को भेद सकते हैं। M329 AGTF राउंड्स हाई एक्सप्लोजिव राउंड्स हैं जो एक तय दूरी पर फटते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमने पहले DM11 और M325 नॉर्मल हीट राउंड के साथ देखा था। मेरा मतलब है यहाँ कुछ क्रांतिकारी नहीं है। ये बैरल से लेजर निर्देशित एंटी टैंक मिसाइल दाग सकता है जो 8 किलोमीटर तक जाती है। निर्यात के लिहाज से नहीं, अगर चाहे तो पुराने मरकाबा मॉडल खरीद सकते हैं, पर मार्क 4M के लिए इजराइल से मत पूछिए, वे इसे सिर्फ अपने लिए रख रहे हैं। असल में अम्मान का पुराना मरकावा भी काफी संवेदनशील विषय लगता है। हालांकि आज इजराइल और जॉर्डन के संबंध अच्छे हैं। कई इजरायली प्रकाशन चिंतित हैं कि अगर ये दिया गया तो सुरक्षा जोखिम हो सकते हैं। तो चौथा स्थान मार्क 4M के लिए है, जो निसंदेह एक जबरदस्त टैंक है और सबसे अधिक संभावना है कि क्रू की सुरक्षा के लिहाज से यह धरती का सबसे बेहतरीन टैंक है। लेकिन क्या यह कुल मिलाकर सबसे अच्छा है? नहीं, यह बहुत ज्यादा विशेषीकृत है। क्या यह इजराइल का सबसे अच्छा टैंक है? हाँ, बिल्कुल। अब 5वें स्थान पर है अमेरिका का गर्व, M1 एब्राम्स A2 SPV थीम। इसे अमेरिका की पसंदीदा रेसिपी की अंतिम अभिव्यक्ति माने। एक अच्छी तरह से आजमाया हुआ, बेहद मजबूत और सुरक्षित हुल लें, उस पर जबरदस्त सिचुएशनल अवेयरनेस जोड़ें और उसे डेटा से भरे नर्वस सिस्टम से जोड़ दें। चतुराई ये है कि लगभग सारा जादू अंदर छुपा है। ये वही अब्राम्स है, लेकिन इसमें जरूरी चीजें और बढ़ाई गई हैं। सबसे पहले फायर पावर, 120 मिलीमीटर M256 स्मूथ बोर गन। यही वही गन है जो दशकों से अब्राम्स के अंदर लगी हुई है। सेप V3 एम्यूनिशन डेटा लिंक से जुड़ता है, जिससे क्रू XM 1147 एडवांस्ड मल्टीपर्पस राउंड को ट्यूब से निकलने से पहले प्रोग्राम कर सकते हैं। ट्रेंच, ड्रोन के लिए एयर बर्स्ट, दीवार बंकर के लिए डिले और वाहनों के लिए पॉइंट डेटोनेट मोड। ये एक होशियार शेल है जो 3 काम करता है और खास बात ये कि पुराने एब्राम्स इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप इसमें लेटेस्ट लॉन्ग रॉड APFSDS राउंड्स जोड़ दें
तो वही मिलेगा जो आप सोच रहे हैं। इतनी फायर पावर की दुश्मन के टैंक तबाह हो जाएं। अब इसमें सॉफ्ट टारगेट्स, छिपे हुए दुश्मनों और जमे हुए मोर्चों के खिलाफ भी कहीं ज्यादा लचीलापन है। हालांकि सेप V3 भी बाकी एब्राम्स की तरह ऑटो लोडर के साथ नहीं आता। कुछ लोग कहेंगे कि यह गलत नहीं है, क्योंकि इससे एक चीज कम खराब होगी, और खराब ऑटो लोडर से टैंक कितना कमजोर हो सकता है। लेकिन हमारे लिए एक सही तरीके से लागू किए गए ऑटो लोडर के फायदों को देखते हुए, जैसे कि ज्यादा फायरिंग रेट, खासकर लंबे समय तक थकान के कारण, क्रू की संख्या कम करने में आसानी और आमतौर पर इंसानी लोडर से ज्यादा मजबूत होना, हम आज SCP V3 में ऑटो लोडर की कमी को एक कमी के तौर पर गिन रहे हैं। सुरक्षा वह क्षेत्र है जिसमें एब्राम्स ने हमेशा अपनी पहचान बनाई है, और सेप V3 इस मामले में बेहतरीन प्रदर्शन करता है। आपको अब भी बख्तरबंद रैकों में अलग रखे गए गोला बारूद मिलते हैं, जिनमें ब्लो ऑफ पैनल और भारी मिश्रित सुरक्षा परतें होती हैं, जिन्होंने MA क्रू को मारना मशहूर तौर पर बेहद मुश्किल बना दिया है। लेकिन सेप V3 में अब अंडरबॉडी, छत की मजबूती और अपडेटेड स्पॉल लाइनर शामिल है, जो IEDs और टॉप अटैक खतरों के 2 दशकों के अनुभव पर आधारित हैं। सबसे अहम बात यह है कि अब कुछ ट्रॉफी हार्ड किल APS के साथ आते हैं। लियोनार्डो DRS, जो अमेरिका में ट्रॉफी का डिस्ट्रीब्यूटर है, के अनुसार करीब 4 ब्रिगेडों जितने टैंकों में यह सिस्टम है, यानी लगभग 350 टैंक। ये अमेरिकी सेना के मौजूदा डिजिटल नेटवर्किंग बैकबोन में भी है। एक SCP V3 प्लाटून के 4 टैंक 4 अलग-अलग लड़ाइयां नहीं लड़ते। इस चलते फिरते सेंसर टू शूटर वेब में 4 नोड्स होते हैं। सच कहूं तो यही क्षमता इसे टॉप टियर में रखने के लिए काफी है। बाकी सब कुछ तो बस बोनस है। जहां तक मोबिलिटी की बात है, बाकी सभी एब्राम्स की तरह ये भी काफी बढ़िया है। असल में इसका श्रेय उस प्रतिष्ठित AGT 1500 टरबाइन इंजन को जाता है, जो 1980 में पहली बार सेवा में आने के बाद से पूरे एब्रम्स परिवार की सेवा कर रहा है। ये 1500 हॉर्स पावर वाला बढ़िया इंजन है, और इसी वजह से इसका ये नाम पड़ा है। ये लगभग किसी भी ज्वलनशील तरल पर चल सकता है, हालांकि ये बड़े डीजल इंजन से अधिक ईंधन खपत करता है। डीजल, जेट फ्यूल, पेट्रोल, केरोसिन, घरेलू हीटिंग ऑयल, इनमें से कोई भी हो, ये 72 किमी/घंटा की शानदार टॉप स्पीड देता है। ये अजीब तरह से काफी शांत भी है, तो टॉप टियर के निचले हिस्से में इसकी एक अच्छी और सम्मानजनक जगह बनती है। हमें उम्मीद है आप भी सहमत होंगे। ये एक शानदार टैंक है। इसमें वे शानदार फीचर्स और क्षमताएं नहीं हैं जो K2 में थीं। आगे बढ़ने से पहले सेप V3 का एक आखिरी पॉइंट जरूर समझ लें। पहचाना सा दिखना का मतलब ये नहीं है कि वो नया नहीं है। एब्राम्स हमेशा से धीरे धीरे सुधार करने वाला टैंक रहा है। बेहतर साइट्स लगाओ, बेहतर आर्मर जोड़ो, नेटवर्क को फिर से वायर करो और यही प्रक्रिया दोहराओ। सेप V3 इसी सोच का बेहतरीन उदाहरण है, और यही कारण है कि यह टैंक आज भी नई डिजाइनों के सामने प्रासंगिक है, भले पहली नजर में कुछ और लगे। हमारे पास टॉप टियर के लिए बस इतना ही समय था। अब चलिए उस बोनस बातचीत पर चलते हैं जिसका हमने आपको इशारा दिया था, सांत्वना पुरस्कार। लेकिन वे सभी धोखा खा गए, क्योंकि एक और टैंक बनाया गया था। स्वेरलोस्को ब्लास्ट की धरती पर उर्लव गोंजावोद की भट्टियों में राष्ट्रपति पुतिन ने गुप्त रूप से एक ऐसा मास्टर टैंक पेश किया जो सभी टैंकों से बेहतर था, और इस टैंक में उसने अपनी घमंड, अपनी शेखी और अपनी इच्छा डाल दी कि उसकी विदेश नीति जो भी है उसे लागू किया जाए। एक बाहु शहीद जो सब पर राज करे। या सीधे शब्दों में कहें तो पुतिन आपको यह विश्वास दिलाना चाहेंगे कि अब तक का वीडियो पूरी तरह बकवास था, और असल में यही T-14 अर्माटा धरती का सबसे महान MBT है। अगर सतही तौर पर देखें तो समझ आता है कि वो इसे क्यों बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहे हैं, क्योंकि 2015 के मॉस्को विक्ट्री डे परेड में जब T-14 पहली बार दिखा तो ये बड़ी बात थी। पूरी तरह मानव रहित टरेट और 3 लोगों के लिए बख्तरबंद क्रू कैप्सूल। अफगानिटी सिस्टम एक हार्ड किल APS था, जिसमें सॉफ्ट किल रडार स्क्रैम्बलिंग, मॉड्यूलर मल्टीलेयर कंपोजिट आर्मर ERA सहित और 2A82 ACAM 125 मिमी स्मूथ बोर गन शामिल थी। वाह! और कुछ अफवाहें थीं कि इसमें 152 मिलीमीटर का कोई हथियार भी हो सकता है। बाद के मॉडलों में वे इसकी गोला बारूद को लेकर बड़े दावे कर रहे थे, क्योंकि 2A82 ACAM लंबे APF SDS राउंड दागने के लिए डिजाइन की गई थी, सामान्य हीट और वैक्यूम राउंड्स भी। और वो लिखते हैं कि वैक्यूम के लंबे रॉड पेनिट्रेटर के दावे हैं कि वह 2 किलोमीटर की दूरी पर 900 मिलीमीटर से ज्यादा प्लेटिंग को भेज सकता है।
फिर यह भी तथ्य है कि ये 3 यूबी के 21 स्प्रिंटर भी फायर कर सकता है। ये लेजर बीम राइडिंग मिसाइलें हैं जिनकी विज्ञापित रेंज लगभग 8 किलोमीटर है। रूस ने इसे T-72, T-80 और T-90 से बिल्कुल अलग नया टैंक बताया, जिन्हें उन्होंने सोवियत संघ के पतन के बाद विरासत में पाया था और तब से इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने T-14 को यूनिवर्सल कॉम्बैट प्लेटफॉर्म बताया, जिस पर विभिन्न वाहन बनाए जा सकते हैं। इसके उदाहरण हैं T-15 हेवी इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल, T-16 बख्तरबंद रिकवरी व्हीकल और T-2S-35 सेल्फ प्रोपेल्ड गन। पहले दर्जे के पश्चिमी पर्यवेक्षकों ने भी इसे गंभीरता से लिया और सुर्खियां थीं कि रूस ने टैंक डिजाइन में एक पीढ़ी पीछे छोड़ दी है। लेकिन जल्द ही हकीकत सामने आ गई। रूस की 2020 तक 2000 T-14 शामिल करने की योजना चुपचाप ठंडे बस्ते में डाल दी गई। सीरियल उत्पादन बार बार विलंबित होता रहा और आज प्रोटोटाइप सहित केवल लगभग 20 से 40 के बीच ही वास्तव में बनाए गए हैं। उस विफलता का कारण आप चुन सकते हैं। सबसे पहले बात पैसे की है। रूसी रक्षा उद्योग की एक प्रमुख हस्ती सर्गेई हमाजोव ने 2024 में माना कि T-14 यूक्रेन में इस्तेमाल के लिए बहुत महंगा है, इसलिए सेना को ज्यादा T-90 मिलेंगे। यह कभी भविष्य के सार्वभौमिक लड़ाकू प्लेटफॉर्म के रूप में पेश की गई चीज के लिए बड़ी गिरावट है। दूसरा कारण है उद्योग। उर्लव गोंजावोत की उरल वैगन्स फैक्ट्री, जिसे इन्हें बनाने के लिए बनाया गया था, अभी भी विदेशी मशीन टूल्स, प्रतिबंधों और आपूर्ति पर बहुत हद तक निर्भर है। मौजूदा अव्यवस्था से उनके लिए T-72 और T-90 के अपग्रेड्स बनाना आसान हो गया है, बजाय नई डिजाइन का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के। तीसरा कारण तकनीक है। आर्माटा का नया इंजन और ट्रांसमिशन विश्वसनीयता की समस्याओं से जूझ रहा है। अब तक टैंक की सबसे चर्चित सार्वजनिक घटना रेड स्क्वायर में बंद होना ही रही। इससे लगता है कि यह पूरी तरह तैयार नहीं है। चौथा कारण है छवि। रूसी मीडिया ने 2023 में कहा था कि T-14 ने यूक्रेन युद्ध में हिस्सा लिया, लेकिन प्रमाण न मिलने पर उन्होंने बात वापस ले ली। पश्चिमी खुफिया एजेंसियों ने कहा है कि इसे यूक्रेन में नहीं तैनात किया गया। असल में क्रेमलिन भले ही ये काम कर रहा हो और कुछ ठीक-ठाक संख्या में उपलब्ध भी हो, वो अपनी प्रतिष्ठा वाले प्रोजेक्ट को 50 पाउंड के अली एक्सप्रेस ड्रोन से, जिसमें सोवियत काल का गोला बारूद टेप से चिपका हो, उड़ता नहीं देख सकता। नहीं, बेहतर होगा कि इसका विकास अभी रोक दें और भविष्य में फिर देखें। भले ही वो समय दूर हो, प्राथमिकताएं भी जरूरी हैं। एक थकाऊ युद्ध में रूस के जनरलों को हजारों की संख्या में टैंक चाहिए, मुट्ठी भर नहीं। 2022 में यूक्रेन में घुसने के बाद से वे करीब 4135 टैंक खो चुके हैं और ये सिर्फ पुष्टि की गई संख्या है। वास्तविक संख्या इससे भी अधिक है। तो हाँ, चाहे ये सुपर जादुई टैंक हो, ये कभी भी उनकी मुहिम के लिए पर्याप्त संख्या में नहीं मिल सकेगा। तो अब इसे पूरा करते हुए, जैसा कि हमने कहा, पुतिन आपको यह सोचने पर मजबूर करेंगे कि T-14 ही इस अध्याय का असली विजेता है। लेकिन एक तरफ तो ये असलियत में है ही नहीं और दूसरी तरफ ये देखने में भी काफी गड़बड़ सा लगता है। हाँ, सच में ऐसा ही है। इस अध्याय में एक और टैंक पर भी चर्चा करनी है और ये कोरिया के लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य के सर्वोच्च नेता, सम्मानित मार्शल किम जोंग उन का खिलौना है, चोन्मा-2, जिसे प्योंगयांग द्वारा उसका सही नाम बताए जाने से पहले M2020 के नाम से जाना जाता था। अब हम वास्तव में इसे मिडिल टियर में रखने का विचार कर रहे हैं, क्योंकि साफ तौर पर ऐसा मानने की कोई वजह नहीं है कि सबसे बुरी हालत में भी यह बस ठीक-ठाक से कम होगा। मुद्दा यह है कि इसके बारे में हमें बहुत कम जानकारी है, इसलिए ऐसा करना अकादमिक रूप से सही नहीं होगा। इसे अन्य परिशिष्ट में विश्लेषण के लिए रखा गया है। पहले वही है जो प्योंगयांग आपको दिखाता है, 7 रोडव्हील वाला हुल, जो पुराने चोनचोनमा और पोचपांग हुल श्रृंखला से स्पष्ट रूप से लंबा है। 125 मिमी जैसी दिखने वाली तोप, बस्टल टर्रेट पर बोल्ट ऑन आर्मर मॉड्यूल्स और टर्रेट के दोनों ओर बैलिसार 3 एंटी टैंक मिसाइलों के लिए 2 कैनिस्टर हैं, जो रूस की कोमेट मिसाइल का स्थानीय रूप है। टर्रेट के सामने और किनारों पर भी डिब्बे और छेद हैं, जो ऐसे सेंसर जैसे दिखते हैं जिन्हें आप APS सिस्टम के लिए लगाते हैं। बाद की प्रस्तुतियों में टर्रेट और हल के किनारों पर अतिरिक्त ERA ब्लॉक लगी दिखीं। दूसरे शब्दों में यह एक आधुनिक MBT जैसा दिखता है और इसका अनुकरण भी ठीक है। प्योंगयांग भी अपने शब्दों से यह धारणा मजबूत करता है। मार्च 2024 में नकली युद्ध के दौरान
किम जोंग उन जूनियर ने एक टैंक का जिक्र किया था जिसे कोरियाई केंद्रीय समाचार एजेंसी ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली टैंक बताया और उसकी मारक क्षमता की सराहना की थी। निश्चित रूप से ये शब्द बहुत उत्साही थे, लेकिन जो फुटेज जारी की गई थी, जो काफी लंबी थी, उसने वास्तव में कुछ महत्वपूर्ण चीजें उजागर की। कम से कम उनमें इतनी विश्वसनीयता है कि उनके कई मिनट के क्लिप बिना खराब हुए बनाए जा सकते हैं। हम जानते हैं कि ये सबसे अच्छा सबूत नहीं है, लेकिन उत्तर कोरिया में जो मिले वही लेना पड़ता है। और पश्चिमी टिप्पणी बस इतनी कि किम जोंग उन का नया टैंक है। तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला है। अधिक जानकारी के लिए क्लिक करें। टैबलॉइड अखबारों की उस भीड़ से आगे, जहां निष्पक्ष और तटस्थ दृष्टिकोण भी पेश किए जाते हैं, न तो सिर्फ इसलिए इसे बेकार कह दिया जाता है क्योंकि ये उत्तर कोरियाई है, और ना ही इसकी खूबियों को जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। डगलस बेरी और जोसेफ डेम्सी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज में ने प्रारंभिक विश्लेषण किया। अक्टूबर 2020 में कोरिया वर्कर्स पार्टी की 75वीं वर्षगांठ परेड में इसे पेश किया गया था और उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि हाँ, यह वास्तव में एक नया टैंक था, न कि सिर्फ कार्डबोर्ड और प्लास्टर ऑफ पेरिस से बना कोई नकली मॉडल जिसे कैमरों को प्रभावित करने के लिए तैयार किया गया हो। ये साफ है कि उत्तर कोरिया भी वही आधुनिकता चाहता है जैसा पिछले अध्याय में देखा था, लेकिन यहाँ अहम शब्द है आकांक्षा। ये सब संभावनाओं से भरा हुआ लग रहा था, लेकिन बिना उचित डेटा के जिसे प्रत्यक्ष रूप से देखा और सत्यापित किया गया हो, अभ्यास में उपयोग किया गया हो। पश्चिम में एक उदाहरण था जिसे हमारी टीम अलग अलग करके जांच सकती थी। इस तरह की चीजें। आखिरकार इसके बारे में संक्षिप्त रूप में बात करना लगभग असंभव है। हालांकि अगर आप हमसे पूछें तो हमें नहीं लगता कि यह पूरी तरह से सिर्फ दिखावे के लिए है। कोरियाई केंद्रीय समाचार एजेंसी की तस्वीरें सैटेलाइट इमेज से मिलाई जा सकती हैं। कुसोंग में उत्तर कोरिया का मुख्य टैंक प्लांट, जहां रिस्पेक्ट मार्शल ने सैर की थी, ने 2022 के अंत से 2023 तक विस्तार किया था। क्या हम पक्के तौर पर कह सकते हैं कि ये चोनमाटो के उत्पादन के लिए है? मेरा मतलब है, ऐसी तस्वीरें सामने आने के बावजूद भी नहीं, हम पक्का नहीं कह सकते, लेकिन इसे पूरी तरह नकार भी नहीं सकते, है ना? लेकिन चलिए यथार्थवादी बनते हैं। अब उत्तर कोरिया के लिए अच्छा टैंक बनाना कल्पना नहीं है, क्योंकि अब वह पहले जैसा नहीं रहा। ये वही उत्तर कोरिया है जो स्वतंत्र रूप से ऐसे परमाणु आईसीबीएम बना सकता है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के मुख्य भूभाग तक पहुंच सकते हैं। ये सच है कि वे बहुत सीमित संख्या में सतही युद्धपोत बना सकते हैं जो कुछ बेहतरीन युद्धपोतों का मुकाबला करने में सक्षम दिखते हैं, और ऐसे उन्नत पैदल सेना हथियार अवधारणाएं भी बना सकते हैं जिन्होंने पश्चिमी शक्तियों को चौंका दिया था, और संभवतः ऐसे यूएवी भी बना सकते हैं जो अमेरिकी ग्लोबल हॉक के बराबर हैं। बिल्कुल, ये बस ऐसा ही हो सकता है, और अगर आप हमसे पूछें तो शायद यही सच है। यह T-62 या T-72 से निकले लंबा किए गए ढांचे पर बना है, जिसमें 7 रोड व्हील हैं, 125 मिमी की स्थानीय तोप है, उसे ऑटो लोडर लोड करता है, और उस पर कुछ टेमू ग्रेड इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी चढ़े हैं। ऐसी चीज जिसे मिडिल टियर के निचले हिस्से में पूरी तरह जायज जगह मिलती, लेकिन हम ये भी नकार नहीं सकते कि ये कहीं ज्यादा बेहतर भी हो सकता है ना? मिडिल टियर ठीक है, टॉप टियर में बख्तरबंद दुनिया के रॉक स्टार्स की बात थी। अब हम जिन मशीनों को देख रहे हैं वे सहायक भूमिका निभाने वाली मशीनें हैं जो सक्षम और कभी-कभी प्रभावशाली भी होती हैं, और आखिरकार इनके पास सबसे अच्छे गन, सबसे अच्छा गोला बारूद, सबसे अच्छा कवच या सबसे अच्छे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं है। ये वाकई बुरे नहीं हैं, हम इस बात पर जोर देना चाहते हैं, बस अब ये सबसे आगे नहीं है। कुछ समय पहले ये सबसे आगे हो सकते थे, लेकिन जो एमबीटी कभी पहली पसंद थे वे अब नए और ज्यादा आकर्षक मॉडलों के आगे पीछे छूट गए हैं, और कभी-कभी तो ये कभी आगे थे ही नहीं, और शायद कभी होंगे भी नहीं। बजट में बने एमबीटी आमतौर पर विकासशील देशों की सेनाओं के लिए होते हैं, जिनकी रणनीतिक चिंता बड़े देशों से नहीं बल्कि पड़ोसी या आंतरिक दुश्मनों से निपटने की होती है। ऐसे मामलों में आपको कोई बेहतरीन टैंक नहीं चाहिए, आपको बस एक ऐसा टैंक चाहिए जो थोड़ा बेहतर हो। कई बार ये टैंक अग्रणी वैश्विक शक्तियों के होते हैं जो लक्ष्य से थोड़ा चूक जाते हैं, जैसे हमारा पहला टैंक चीनी टाइप 99A। और हमें यह भी मानना पड़ेगा कि इसी हद तक हमें 99A को इस श्रेणी में रखने का थोड़ा अफसोस है। आप आसानी से इसे शीर्ष श्रेणी के निचले सिरे में डालने की दलील दे सकते हैं। यह बिल्कुल नया और चीन के लिए क्रांतिकारी है। कागज पर यह किसी से भी मुकाबला कर सकता है, लेकिन समस्या है चीन का टैंक डिजाइन में कोई खास शानदार रिकॉर्ड नहीं रहा है जिससे हम उन्हें संदेह का लाभ दे सकें। और सबसे अहम बात, 99A ने कभी भी युद्ध में गोली नहीं चलाई है,
जिससे हमारे संकोच दूर हो सकें। जब तक ऐसा नहीं होता, हम अपने फैसले में सतर्क रहेंगे। हालांकि तकनीकी रूप से 99A कुल मिलाकर काफी प्रभावशाली है। इसमें टाइप 98 125 मिमी स्मूथ बोरगन लगी है, जो पुराने सोवियत 2A46M का परिष्कृत रूप है, जिसे अब डिजिटल फायर कंट्रोल सिस्टम से जोड़ा गया है। ये ऑटो लोडेड है, 3 लोगों का क्रू है और प्रति मिनट 10 राउंड फायर करता है, जो बुरा नहीं है। DTC 10-125 APFSDS राउंड इसकी खासियत है और चीनी स्रोत दावा करते हैं कि ये 2 किलोमीटर की दूरी पर 850 से 960 मिलीमीटर रोल्ड होमोजीनियस स्टील को भेज सकता है। लेकिन स्वतंत्र लीक जो वॉर थंडर कम्युनिटी की बदौलत सामने आई है, असली आंकड़ा 680 से 700 मिलीमीटर बताते हैं। फिर भी ये उतना ही घातक है जितना पिछले चैप्टर में देखे गए कई लॉन्ग रॉड काइनेटिक पेनिट्रेटर्स, अगर उनसे बेहतर नहीं। इसमें हीट HE गोले और गन लॉन्च्ड मिसाइल है जो 5 किलोमीटर तक जा सकती है, जिससे इसे लचीलापन मिलता है। इसके कवच विन्यास में आगे लेयर्ड कंपोजिट्स और भारी एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर होता है, लेकिन साइड और पीछे कमजोर रहते हैं। इसकी सॉफ्ट किल सक्रिय सुरक्षा प्रणाली में लेजर डेजलर भी शामिल है, जिसकी प्रभावशीलता अभी स्पष्ट नहीं है। इसकी मोबिलिटी बेहतरीन है। 1500 हॉर्स पावर का डीजल इंजन सिर्फ 55 टन को धकेलता है, जिसका मतलब है कि यह सड़कों पर 76 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकता है। यह न सिर्फ अब तक देखा गया सबसे तेज MBT है, बल्कि आज के पूरे एपिसोड का सबसे तेज टैंक भी है। तो आप सोच रहे होंगे ये टॉप टियर में क्यों नहीं है? इसकी सर्वाइवलिटी को लेकर चिंता का कारण है कि 99A का कैरोसेल ऑटो लोडर सोवियत टैंकों की तरह गोला बारूद को टर्रेट के फर्श के नीचे स्टोर करता है, जिससे विनाशकारी विस्फोट हो सकते हैं। इसकी पतली साइड आर्मर भी वाकई में एक बहुत बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। बीजिंग का कहना है कि ये एक सोच समझ कर किया गया समझौता है, लेकिन जब तक इसे असली जंग का सामना नहीं करना पड़ता, तब तक हम पक्के तौर पर नहीं कह सकते। और इसमें कोई हार्ड किल APS भी नहीं है। जो होता तो इसके एक स्तर ऊपर जाने की संभावना जरूर बढ़ जाती। हालांकि चीन को उसका क्रेडिट देना पड़ेगा। हाल के इतिहास में उसी समय जब तियानअनमेन स्क्वायर में कुछ खास नहीं हो रहा था, वे पुराने और जर्जर शुरुआती शीत युद्ध के सोवियत डिजाइनों का इस्तेमाल कर रहे थे, जिन्हें उन्हें खुद ही आधुनिक बनाने के लिए छोड़ दिया गया था। मॉस्को के साथ इस बात पर मतभेद होने के बाद कि साम्यवाद को वास्तव में कितना मिलाजुला होना चाहिए, इनमें से कुछ से हम अगले अध्याय में ठीक से मिलेंगे वास्तव में। और वहां से 99A तक सिर्फ कुछ दशकों में पहुंचना वाकई जबरदस्त सुधार है। अगर निष्पक्ष रहें तो 99B, जिसमें 2 हार्ड किल APS जैसी शानदार चीजें स्टैंडर्ड हैं, के टॉप टियर MBT बनने की पूरी संभावना है, जो शीर्ष श्रेणी का MBT साबित हो सकता है। अगला है TSC, विशेष रूप से रूसी BVM वेरिएंट। T-80 हमेशा से सोवियत टैंक परिवार का चहेता रहा है। जहां T-72 सस्ता साधारण रंगरूटों का भरोसेमंद टैंक था और T-64 जटिल और प्रयोगात्मक सिरदर्द था, वही T-80 तेज था। टरबाइन से चलने वाली ये हॉट रॉड यूरोप में दरजने के लिए बनी थी, इससे पहले कि NATO तैयार हो पाता। ये बात 70 और 80 के दशक में भी समझ में आती थी, जब उनकी पूरी सैन्य नीति मूल रूप से यही थी कि अगर तीसरा विश्व युद्ध छिड़ता है तो उम्मीद है कि वे अपने भारी टैंकों को जल्दी से इंग्लिश चैनल तक पहुंचा दें, इससे पहले कि अमेरिका महत्वपूर्ण समर्थन भेजना शुरू करे। अब क्रेमलिन में ऐसी महत्वाकांक्षाएं नहीं सुनी जाती, जहां स्वतंत्र रूस के रूप में अब बस अपने पूर्ववर्तियों द्वारा छोड़ी गई चीजों का इस्तेमाल कर महाशक्ति का दर्जा बनाए रखने की कोशिश हो रही है। इसी सोच से 2017 में BVM का अपग्रेड पैकेज आया, जो ड्रोन, ऊपर से वार करने वाली मिसाइलों और सैटेलाइट निगरानी के दौर में भी इसे विश्वसनीय बनाए रखने के लिए बना। 2A46 125 मिमी स्मूथ बोर गन अब भी वही है, जो 1970 के दशक से सोवियत और रूसी MBT में कैरोसेल ऑटो लोडर के साथ इस्तेमाल हो रही है, जिस पर हर क्रू निर्भर और डरता भी है। ये अब भी 9M119 रिफ्लेक्स मिसाइल को 5 किलोमीटर तक दाग सकता है, जो इसे ऐसी रेंज देता है जिसकी परवाह पश्चिमी टैंक नहीं करते। लेकिन सबसे बड़ा अपग्रेड ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में है। सोसना यू थर्मल साइट, डिजिटल फायर कंट्रोल और एक बेहतर स्टेबलाइजर। सुरक्षा में भी अच्छा खासा सुधार किया गया है। अब 1980 के दशक के भारी कॉन्टैक्ट 5 ERA ब्लॉक नहीं है, पूरे हुल और टरेट पर रिलिक्ट लगा है। ये आधुनिक टैंडम चार्ज ATGM के खिलाफ बड़ा सुधार है और अब
कई बीवीएम अतिरिक्त केज या रूफ किट्स भी लगाते हैं ताकि ड्रोन से बचाव हो सके। हालांकि इस प्रकार का कोई एपीएस नहीं है। आज के रूस की हालत ऐसी है कि वह ना तो ऐसी चीजें उपलब्ध करा सकता है और ना ही उन्हें आसानी से वहन कर सकता है। हालांकि मोबिलिटी अच्छी है। GTD 1250 टरबाइन इंजन अब भी 1250 हॉर्स पावर देता है, जो लगभग 40 टन के हल पर सड़क पर 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार देता है। हालांकि इसकी कीमत बहुत ही खराब फ्यूल कंजम्पशन रेट के रूप में चुकानी पड़ती है। यूक्रेन के मामले में बीवीएम टैंक के लड़ाई के आंकड़े हमारे पास पर्याप्त हैं और ऐसा लगता है कि सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये अपने क्रू, आधुनिक साइट्स की उपलब्धता और बेहतर आर्मर के साथ ठीक ठाक प्रदर्शन कर रहा है और पुराने थके हुए T-70 दो टैंकों में अपने साथियों की तुलना में काफी बेहतर साबित हुआ है। लेकिन ये अजेय नहीं है, बल्कि इससे काफी दूर है। असल में रूस ने इस वीडियो के लिखे जाने तक कुल मिलाकर 235 बीवीएम टैंक खो दिए हैं। हालांकि ये कहते हुए हमने जितना करना चाहिए था उससे कहीं ज्यादा समय ओपन सोर्स इंटेलिजेंस डेटाबेस खंगालने में बिताया है, जिससे कुछ मुख्य कमजोरियों की पहचान की जा सकती है। सबसे बुरी बात यह है कि कैरोसेल ऑटो लोडर के फटने पर सारी गोला बारूद एक साथ उड़ जाती है, जिससे विनाशकारी विस्फोट होता है। यह कहते हुए अगर हम अन्य प्रकार के टैंक नष्ट होने के मामलों को देखें तो यह मानना उचित लगता है कि बीवीएम क्रू आमतौर पर उन मामलों में बच निकलते हैं जहां ऑटो लोडर के कारण विस्फोट नहीं हुआ हो, सिवाय उन बदकिस्मत लोगों के जो सीधे टक्कर के दूसरी तरफ होते हैं। कुल मिलाकर बीवीएम वही है जैसा वह दिखता है। यह एक जीवन विस्तार पैकेज है जो शीत युद्ध के शोपीस को आज भी प्रासंगिक बनाए हुए है। यह T-72 के मुकाबले ज्यादा ताकतवर वार करता है, जिनके साथ यह अक्सर लड़ता भी है। यह कई पश्चिमी टैंकों से तेज है और आधुनिक साइट्स के साथ एक आधुनिक टैंक की तरह देख सकता है और मार सकता है। लेकिन इसकी ईंधन खपत, एपीएस या आधुनिक नेटवर्किंग की कमी और ऑटो लोडर का जोखिम इसे शीर्ष श्रेणी से बाहर रखते हैं। हम यहाँ T-80 की बात कर रहे हैं, तो यूक्रेनी T-84 ओप्लोट M वेरिएंट भी इसका वंशज है। नाम से भ्रमित ना हो, यह T-80 का ही रूप है। यूक्रेनियों ने 90 के दशक में इन पर स्वदेशी रूप से काम शुरू करने पर इनकी संख्या बढ़ा दी। आधुनिकीकरण को लेकर उनका नजरिया रूसियों से काफी अलग रहा है, क्योंकि जहां बीवीएम में सिर्फ सतही बदलाव किए गए हैं और मूल सिस्टम को वैसे का वैसा ही रखा गया है, वहीं ओप्लोट M में काफी गहरे स्तर पर बदलाव किए गए हैं। उदाहरण के लिए टरबाइन इंजन हटाकर 6 सिलेंडर ओपोज्ड पिस्टन 6 TD2 डीजल इंजन लगाया गया है, जो 1200 हॉर्स पावर देता है, यानी बीवीएम के 1250 हॉर्स पावर से थोड़ा कम। हम कहते हैं कि इंजन बदला गया, लेकिन असल में ये 1980 के दशक के T80 UD वेरिएंट का मॉडिफिकेशन है, जिसमें पहली बार टरबाइन की जगह डीजल इंजन लगा था। लेकिन हम विषय से भटक रहे हैं। उन्होंने पुराना टरेट भी बदल दिया, जो कास्ट कंस्ट्रक्शन का था, यानी एक ही टुकड़े में पिघले हुए धातु को सांचे में डालकर बनाया गया था, जिसे अब वेल्डेड टरेट से बदल दिया गया है। कुछ लोग मानते हैं कि वेल्डेड हिस्सों के कारण यह डाउनग्रेड है, क्योंकि इससे गोलीबारी झेलते समय संरचनात्मक कमजोरी आ सकती है। यूक्रेनियनों के लिए यह सोच समझकर लिया गया फैसला था, जिससे उन्हें खास औद्योगिक सुविधाओं की जरूरत नहीं पड़ी। टावर ढालने और डिजाइन में ब्लोआउट पैनल के लिए खास सुविधाएं चाहिए थीं, ताकि ऑटो लोडर से विस्फोट का खतरा कम हो। अधिकतर लोग मानते हैं कि यह काफी फायदेमंद समझौता था। और अगर बात करें क्रू की सुरक्षा के उपायों की, तो ओप्लोट M भी डुप्लेक्स प्रतिक्रियाशील कवच से लैस है, जो एक परतदार प्रतिक्रियाशील सुरक्षा प्रणाली है। यह सिर्फ शेप्ड चार्ज राउंड्स यानी हीट वगैरह के खिलाफ ही नहीं, बल्कि किनेटिक पेनिट्रेटर्स के खिलाफ भी असरदार है। यह एक खास फॉर्मूला की वजह से संभव है, जो रॉड को तोड़ने का काम करता है। हालांकि यह इसकी पारंपरिक क्षमता की तुलना में हल्की है, लेकिन फिर भी यह एक उल्लेखनीय विशेषता है। अंदर क्रू को PN के 6 ऑप्टिक्स से असली पैनोरामिक कमांडर साइट मिलती है, जिसमें स्वतंत्र थर्मल और डे चैनल्स हैं। आखिरकार सोवियत विरासत टैंक को वही हंटर किलर वर्कफ्लो मिलता है जो नेटो दलों को वर्षों से मिला हुआ है। एक घरेलू हार्ड किल सिस्टम जासलिन पेश किया गया, पर हर टैंक पर नहीं लगाया गया। तोप वही है, चिंता न करें। युद्ध के मैदान में इनका प्रदर्शन कैसा रहा? संक्षेप में, इनका असली लेकिन बहुत सीमित रूप से फ्रंटलाइन पर इस्तेमाल हुआ है, और अब तक की तस्वीर यही है कि इनकी थोड़ी संख्या को सावधानी से इस्तेमाल किया गया है, न कि बड़े पैमाने पर तैनात किया गया हो। यूक्रेन ने अगस्त 2024 में खार्किव फ्रंट पर तीसरी टैंक ब्रिगेड के साथ ओप्लोट M का इस्तेमाल सार्वजनिक रूप से दिखाया,
जिससे इसके सक्रिय अभियान में होने की पुष्टि हुई। हम बिना अटकलों या संदिग्ध स्रोतों के बस इतना ही कह सकते हैं, क्योंकि उनके पास पर्याप्त संख्या नहीं है। आक्रमण से पहले यह कोई बड़ी प्राथमिकता नहीं थी और अब तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अब चिंताएं ज्यादा तात्कालिक हो गई हैं। उपलोट उप प्रकार, जिनमें से एक थाई सेना के लिए कुछ आंतरिक बदलावों के साथ बनाया गया था, जुलाई 2025 में कंबोडिया के साथ हुई सीमा झड़पों के दौरान भी तैनात किया गया था। लेकिन जितना हम जानते हैं कि यह सच है, क्योंकि हमारे पास ऐसी तस्वीरें हैं, उतनी ही सच्चाई यह भी है कि उन्होंने वहां क्या किया और करते समय उनका प्रदर्शन कैसा रहा, इसकी खास जानकारी फिलहाल उपलब्ध नहीं है। इसी वजह से हमने ओप्लोटम को बीवीएम से नीचे रखने का फैसला किया। डिजाइन के हिसाब से हम इसे ऊपर रखना चाहेंगे, लेकिन बीवीएम के पास कम से कम इतना डेटा है जो साबित करता है कि यह अच्छी तरह काम करता है। ओप्लोट कम से कम अभी के लिए ऐसा नहीं कह सकता। अगला है हमारे पुराने पसंदीदा लेपर्ड 2 की वापसी, लेकिन पुराने मॉडल्स। याद है जब हमने कहा था कि लेपर्ड 2 का इस्तेमाल कौन करता है? इसका जवाब हाँ है। तो यही वो हिस्सा है। आज हमारा ध्यान खासतौर पर A4, A5 और A6 मॉडलों पर है, जिन्हें 1985, 1995 और 2001 में पेश किया गया था, और ये अब भी दुनिया भर की कई बख्तरबंद रेजिमेंटों में इस्तेमाल हो रहे हैं। और इसके पीछे वाजिब वजह भी है, क्योंकि अपनी उम्र के बावजूद ये अब भी मजबूत ढांचा, समझदारी से बनाई गई अर्गोनॉमिक्स और ऐसी तोप देते हैं जो किसी भी स्टील प्लेट को आसानी से भेद सकती है। संक्षिप्त इतिहास में A4 से A5 में बदलाव ने मशहूर वेज आकार के टर्रेट के साइड सेक्शन और पूरे फ्रंटल हिस्से का नया डिजाइन लाया। फिर A6 आया। इसमें RHR 120 मिलीमीटर स्मूथ बोर तोप का L55 वेरिएंट शामिल किया गया, जो थोड़ी लंबी थी ताकि मजल वेलोसिटी बढ़ाई जा सके। इससे क्रू को आधुनिक काइनेटिक पेनिट्रेटर इस्तेमाल करने की सुविधा मिली। DM53 और DM63 जैसे राउंड्स के साथ कई टैंकों को सॉफ्टवेयर अपग्रेड मिला, ताकि वे DM11 एयरबर्स्ट हाई एक्सप्लोसिव राउंड चला सकें, अगर बजट ने अनुमति दी। और जैसा कि हम कहते हैं, ये लेपर्ड्स चाहे जितने भी पुराने हों, लेकिन आज के आधुनिक युद्ध क्षेत्र में ये अभी भी पूरी तरह से सक्षम हैं। कनाडा ने A6 टैंकों को अफगानिस्तान में खासतौर पर उनकी माइनबेली और क्रू की सुरक्षा के लिए किए गए बदलावों की वजह से भेजा था और उनका जमकर इस्तेमाल किया। और डेनमार्क ने भी हेलमंड में कई सालों तक A5 टैंकों को एड ऑन के साथ चलाया, वो भी कुछ कड़े और खून खराबे वाले सबक सीखने के बाद। हाल ही में यूक्रेन में भी यही हाल रहा है। जर्मनी और उसके साझेदारों ने मार्च 2023 में यूक्रेन को A6 टैंक दिए। वहां के लगभग बराबरी वाले युद्ध के कारण 13 टैंक खो गए, जैसा कि अपेक्षित था। अक्सर क्रू सुरक्षित निकल जाते हैं, टैंकों के ढांचे अक्सर वापस खींच लाए जाते हैं और ठीक किए जाते हैं, और ये तोप दूर से भी जबरदस्त तबाही मचाती है। और यही स्थिति यूक्रेन के A4 टैंकों के साथ भी है। बस फर्क इतना है कि वे बस थोड़े और कमजोर हैं। 28 खो गए हैं, लेकिन क्रू का नुकसान कम है। जब यह नष्ट नहीं होता तो सोवियत टैंकों के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करता है, जिन्हें नष्ट करने के लिए ही इसे बनाया गया था। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई असली कमियां नहीं हैं, क्योंकि बिल्कुल है। थर्मल इमेजर्स और बैटल मैनेजमेंट सिस्टम उपयोगकर्ता के हिसाब से बहुत अलग अलग होते हैं। कई A5 और A6 फ्लीट्स अभी भी पुराने कम्युनिकेशन सिस्टम्स का इस्तेमाल करती हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन यही वजह है कि पुराने लेपर्ड 2 इस श्रेणी में हैं। ये अच्छे हैं, बस अब सबसे बेहतरीन नहीं रहे। अगर पुराने लेपर्ड यूरोप के भरोसेमंद सेकेंड हैंड टैंक हैं, तो पुराने एब्राम्स अमेरिका की तरफ से वही भूमिका निभाते हैं। हजारों बनाए गए, कई की मरम्मत की गई और लगातार बड़ी संख्या में MA1 या MA2 रूप में विदेश भेजे गए। ये एक्सपोर्ट किए गए एब्राम्स पहले देखे गए A2 सेट V3 जैसी ही बुनियादी बनावट रखते हैं। 120 मिलीमीटर स्मूथ बोर M256 गन, मजबूत क्रू की सुरक्षा, जिसमें अलग एम्यूनिशन और ब्लो ऑफ पैनल्स हैं, और एक मल्टी फ्यूल टरबाइन जिसमें जबरदस्त ताकत है। लेकिन इनमें आमतौर पर वे नए फीचर्स नहीं होते जो सेट V3 को टॉप टियर बनाते हैं। उदाहरण के लिए सेट V3 में तीसरी पीढ़ी की थर्मल इमेजिंग है, जो गनर और कमांडर दोनों को लंबी दूरी पर बेहतर डिटेक्शन, खराब मौसम में अच्छा कॉन्ट्रास्ट व टारगेट की पहचान देती है। एक्सपोर्ट किए गए M1 में आमतौर पर पुराने थर्मल इमेजर्स होते हैं, और MAK2 में भी कमांडर का स्वतंत्र दृष्टि यंत्र अक्सर पुरानी पीढ़ी का होता है, जिससे स्पष्टता कम रहती है। नतीजा साफ है, सेट V3 का क्रू एक्सपोर्ट वर्जन से पहले टारगेट देख, पहचान और खत्म कर देगा। साथ ही गोला बारूद भी अहम है। सेट V3 में एम्यूनेशन डेटा लिंक होता है,
जिससे वो XM 1147 AMP राउंड फायर कर सकता है, जबकि अधिकतर एक्सपोर्ट किए गए एब्राम्स में यह सुविधा नहीं है और वे शीत युद्ध काल के हीट और HE राउंड्स तक सीमित हैं। वे अब भी बेहतरीन मार सकते हैं, लेकिन उनमें वही हर स्थिति में काम आने वाली क्षमता नहीं है। नेटवर्किंग भी पीढ़ी का फर्क है। सेट V 3 अमेरिकी सेना के मौजूदा डिजिटल बैकबोन में सुदृढ़ संरचना के साथ जुड़ा है कि मशीन टू मशीन टारगेटिंग बिना रुकावट मुमकिन होती है। निर्यात किए जाने वाले टैंकों में आमतौर पर पुराने FBCB 2 युग के किट्स ही लगाए जाते हैं और कुछ में तो असली नेटवर्क बैटल मैनेजमेंट बिल्कुल भी नहीं होता। व्यावहारिक रूप से सेट V3 लाइव डेटा वेब में नोट्स जैसे हैं, जबकि निर्यात हुए एब्राम्स अक्सर बस साधारण रेडियो के जरिए बाकी युद्ध स्थिति से जुड़े स्वतंत्र प्लाटूनों की तरह लड़ते हैं। यह फर्क उन क्षेत्रों में भी मायने रखता है जो छोटे लगते हैं। उदाहरण के लिए सेट V3 की उन्नत पावर जनरेशन इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स को साइलेंट मोड में बिना टरबाइन आइडल किए चलाती है, जिससे थर्मल और ध्वनिक सिग्नेचर घटती है। इसमें एकीकृत रिमोट वेपन स्टेशन और बेहतर इलेक्ट्रॉनिक डायग्नोस्टिक्स मिलते हैं, जबकि एक्सपोर्ट किए गए एब्राम्स में अक्सर हाथ से चलने वाले कपोला माउंट्स होते हैं। कुल मिलाकर एक्सपोर्ट एब्राम्स अपनी खूबियां बनाए रखता है, लेकिन सेंसर, नेटवर्किंग, सुरक्षा और आगे बढ़ने की क्षमता में सेट V3 से पीछे है। फिर भी इसका मतलब ये नहीं कि मिस्र के लिए ये फायदेमंद नहीं है, जिसने काहिरा के बाहर अपनी फैक्ट्री में M1A1 का सह निर्माण कर 1000 से ज्यादा यूनिट्स बनाई हैं। कुवैत भी हाल ही में स्थानीय के मानक में अपग्रेड किए गए M1A2 का इस्तेमाल करता है, जबकि सऊदी अरब अपनी खुद की A2S वेरिएंट का संचालन करता है। हालांकि यूक्रेन ने अपने टैंकों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया है, जैसा कि आप निश्चित रूप से उम्मीद करेंगे, खासकर A1SA UKR सब वेरिएंट का। ये टैंक वाकई में काफी अच्छी तरह टिके भी हैं। उन्होंने कुल मिलाकर 22 टैंक खो दिए हैं, जिनमें से 10 पूरी तरह से नष्ट हो गए और 12 क्षतिग्रस्त हुए हैं। लेकिन चालक दल इसकी खूब तारीफ करते हैं, खासकर इसकी फायर पावर, गतिशीलता और ऑप्टिक्स को लेकर। कहा जाता है कि ये टैंक स्कूटर जैसे चलते हैं, उसका जो भी मतलब हो। अगला है चीन का टाइप 96B, जो टाइप 80 सीरीज का आखिरी और सबसे बेहतरीन टैंक है। अभी इसकी वंशावली की ज्यादा चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि अगले चैप्टर में हम इसके बाकी परिवार से मिलेंगे। यह अहम बात यह है कि 96B पीपल्स लिबरेशन आर्मी का टैंक है, जो ज्यादातर काम ज्यादातर समय कर लेता है। ये टैंक एक व्यवहारिक और भरोसेमंद आधुनिकीकरण है, जो कोल्ड वॉर के टेम्पलेट को प्रासंगिक रखता है और टाइप 99 को सुधारने का समय देता है। फायर पावर वही 125 मिलीमीटर टाइप 98 है, जो टाइप 99 में भी इस्तेमाल होती है, जैसा हमने चैप्टर की शुरुआत में देखा था। हालांकि इसमें छोटे भाई जैसे गियर नहीं है, फिर भी ये संतोषजनक सेटअप है। नया डिजिटल फायर कंट्रोल सिस्टम, गनर के लिए थर्मल साइट और कुछ मॉडलों में कमांडर के लिए पैनोरामिक व्यू। जहां तक इसमें से निकलने वाले गोले की बात है, तो मान लीजिए कि इसमें आमतौर पर APFSDS, हीट और HE फ्रैग के गोले होते हैं। साथ ही लंबी दूरी के लिए गन से लॉन्च होने वाली ATGM भी है। यह संभव है कि ये वही DTC 10-125 राउंड चला सके, जिनका हमने टाइप 99 में जिक्र किया था, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई है। सुरक्षा पर्याप्त है। इसमें वेल्डेड टर्रेट और इसके नाक और गालों पर मॉड्यूलर ERA लगाए गए हैं। मोटे स्कर्ट्स और अंदर समझदारी से स्पॉल रोधी सुरक्षा उपाय किए गए हैं। पूरे टैंक में कंपोजिट आर्मर भी स्टैंडर्ड है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने टाइप 99 में देखा था। इसे भी बैटलफील्ड की खतरनाक चुनौतियों का सामना करने के लिए बनाया गया है। इसकी प्लेटिंग का ज्यादातर हिस्सा आगे की तरफ भारी रखा गया है। जो चीज आपको नहीं मिलेगी, जैसा कि 99A में भी नहीं थी, वो है हार्ड किल APS। इसलिए इसकी सर्वाइवलिटी पुरानी तकनीक पर ही निर्भर है। नीचे रहें, तेज चले और मल्टी स्पेक्ट्रल स्मोक छोड़ें, ताकि दुश्मन न देख सके। अगर देख भी ले तो वार सामने से लगे। और क्योंकि हम सोवियत वंश के MBT की बात कर रहे हैं, तो कहिए कैरोसेल ऑटो लोडर। यूक्रेनियनों द्वारा ओप्लोट M में लगाए शानदार ब्लोआउट पैनल मॉड्स के बिना यह अब भी एक बड़ी कमजोरी है। हमें निष्पक्ष रहना है और अभी तक चर्चा नहीं की है, लेकिन कैरोसेल ऑटो लोडर्स के कुछ कथित फायदे भी हैं। ये लोडर हटाकर क्रू 4 से 3 कर देता है और डिजाइनरों को टैंक का आंतरिक वॉल्यूम तुरंत घटाने देता है। छोटे क्रू कंपार्टमेंट और फर्श के नीचे लगे कॉम्पैक्ट कैरोसेल की वजह से टर्रेट को और नीचा व अधिक सघन बनाया जा सका, जिससे टैंक की समग्र रूपरेखा कम उभरी हुई हो गई। इससे युद्ध में छोटे टैंक को देखना और मारना मुश्किल होता है, जो बड़ा फायदा है। निश्चित रूप से राउंड फायर करना तेज और आसान हो जाता है,
लेकिन इन फायदों के साथ कुछ समझौते भी हैं। 1960 के दशक के बाद से सोवियत दृष्टिकोण में छोटा, नीचा और अधिक कॉम्पैक्ट टैंक जोखिमों से ज्यादा फायदेमंद माना गया। इसी वजह से कैरोसेल ऑटोलोडर उनके एमबीटी परिवार की एक मुख्य विशेषता बन गई, जिसमें 96B भी शामिल है। अब अगर हम फिर से 96B की बात करें तो इसमें V8 AV150 AV150 HP डीजल इंजन लगा है और अगर आप चीनियों से पूछें तो ये करीब 1200 हॉर्स पावर देता है और अगर आप पश्चिमी विश्लेषकों से पूछें तो ये करीब 1000 हॉर्स पावर देता है। पहले कहते हैं ये सड़क पर 75 किमी प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकता है, दूसरे के अनुसार 70 किमी प्रति घंटा तक अच्छा चलता है। तो ये तेज है। सवाल यह है कि ये कितना तेज है, और अगर उन चीजों की बात करें जिनके बारे में हमें पक्का नहीं पता, तो हमें यह भी नहीं पता कि चीन के पास इनकी कुल कितनी संख्या है। आज के एपिसोड में संख्या मुख्य फोकस नहीं है, लेकिन 96B के लिए यह दिलचस्प जानकारी है। हमारे साथ रहें। मूल रूप से बात यह है, चीनी भाषा के स्रोतों को अच्छी तरह से देखने के बाद हमें यह पता चला है इसे मई 2015 में विकास के लिए मंजूरी मिली थी और फरवरी 2016 में इसके 2 टेस्ट प्रोटोटाइप तैयार हो गए थे। अगले महीने तक 10 प्री प्रोडक्शन यूनिट्स तैयार हो गई थीं। इन कुल 12 यूनिट्स को फिर चीन का झंडा लहराने के लिए 2016 के टैंक बायथलोन में रूस भेजा गया था, जहां वे तब से हर साल दिखाई दिए हैं, महामारी के वर्षों को छोड़कर। और उसके बाद मूल रूप से कुछ भी नहीं। 96B मानो अचानक गायब ही हो गया हो। अजीब है, क्योंकि उसी साल चीनी सरकारी मीडिया कंपनी सीसीटीवी ने ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई जिनमें काफी अच्छे कमेंट्स थे। ये परेडों में भी कहीं नजर नहीं आता और इसकी एकमात्र सार्वजनिक उपस्थिति, कम से कम जो हम पता कर सके, 2016 के जुहाई एयर शो में प्रदर्शित होने के समय ही थी। फिर 2020 में ये अचानक 71वीं और 78वीं ग्रुप आर्मी के अभ्यासों में नजर आए, जिनके पास आमतौर पर कई तरह के टाइप 99 और कुछ पुराने 96A टैंक होते हैं, और फिर ये फिर से गायब हो गए। तो आखिर चल क्या रहा है? एकमात्र स्पष्टीकरण जो हमें मिला वो सिना न्यूज से आया, जिसमें दावा किया गया कि इसे एक अर्ध उत्पादन प्रमाण पत्र मिला है और ये 2021 में सेवा में शामिल हो गया। बस इतना ही। इसके उत्पादन में जाने की कोई बात की खबर नहीं, ना ही इसे यूनिट्स में तैनात किए जाने की कोई अगली खबर। हम मानते हैं कि ये सेवा में है और 4 साल के उत्पादन को देखकर अच्छी संख्या में है, लेकिन विशेष संख्या की जानकारी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के बाहर किसी को नहीं है। और कुल मिलाकर 96B के बारे में आज के फॉर्मेट की सीमाओं में बस इतना ही कहना है। इसमें एक अच्छी बंदूक है जो अच्छे राउंड फायर करती है, जिसे अच्छे कवच से सुरक्षा मिली है और इसकी मोबिलिटी भी अच्छी है, और यह कुछ हद तक आधुनिक सिस्टम से जुड़ा हुआ है। यह सच में एक आदर्श मिडिल टियर टैंक है। यह पूरी तरह से स्वीकार्य है। बचे हुए, और अब हम खुद को सबसे निचले स्तर पर पाते हैं, जिसे हमने बचे हुए नाम दिया है, ताकि ये दिखाया जा सके कि ये वे एमबीटी हैं जो अब वास्तव में प्रतिस्पर्धी नहीं रहे। असल में ये सेवा में इसलिए हैं क्योंकि इन्हें चलाने वाले देशों की आर्थिक स्थिति इन्हें बदलने लायक नहीं है। ये जरूरी नहीं कि खराब या जानलेवा हों, क्योंकि समझदारी से तैनात करने पर, जैसे रूस यूक्रेन युद्ध में, ये युद्ध में काफी उपयोगी हो सकते हैं। मुद्दा बस इतना है कि इन्हें नए और ज्यादा उन्नत मॉडलों ने पीछे छोड़ दिया है और इस वजह से ये वस्तुनिष्ठ रूप से अब पुराने हो चुके हैं। जहां तक सवाल है कि हम सबसे पहले क्या देखेंगे, तो वो है T-72। लेकिन ये आम T-72 नहीं, बल्कि युगोस्लाविया में बना खास M84 है। मूल रूप से ये एक T-72A है, जो कि बहुत ही साधारण एक्सपोर्ट मॉडल था, जिसे युगोस्लाव लोगों ने थोड़ा बेहतर और ज्यादा सक्षम बनाने के लिए उसमें कुछ सुधार किए। ये नाम के बावजूद पहली बार 1985 में सेवा में आया था और आज सर्बिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, बोस्निया और हर्जेगोविना, यूक्रेन व कुवैत की सेनाओं में काम कर रहा है। हर देश ने इन्हें चालू रखने के लिए बदलाव किए हैं, जैसे क्रोएशिया का M84 A4 स्नाइपर, जिसमें नया बैलिस्टिक्स कंप्यूटर और नाइट साइट्स हैं। बहुत से बेसलाइन M84 अब भी फ्रंट लाइन या रिजर्व यूनिट्स में हैं, क्योंकि अधिकतर सेनाएं इन्हें अपग्रेड या रिप्लेस नहीं कर सकती। डिजाइन के हिसाब से M84 T-72 पर आधारित होने के कारण तुरंत पहचाना जा सकता है। इसमें वही 2A46 125 मिमी तोप है जो अधिकतर सोवियत T-72 में होती है। इसे टरेट फ्लोर के नीचे कैरोसेल ऑटो लोडर से लोड किया जाता है
और 3 सदस्यीय क्रू चलाता है। सुरक्षा सोवियत मूल जैसी थी। ग्लासेस, टर्रेट गालों पर कंपोजिट प्लेट्स, हर जगह स्टील, और मूवमेंट व पीछे हटने के लिए कुछ स्मोक ग्रेनेड डिस्चार्जर थे। हालांकि बड़ा अंतर इंजन में है, जिसे T-72A के 780 हॉर्स पावर से बढ़ाकर M84 में लगभग 1000 हॉर्स पावर या उससे ज्यादा किया गया है। दूसरे वेरिएंट M84A से आगे, क्योंकि स्टैंडर्ड M84, जिसकी 150 से ज्यादा यूनिट्स नहीं बनी, में सोवियत का मूल इंजन ही था। M84A में बेहतर फायर कंट्रोल कंप्यूटर, सुधरे साइट्स और छोटे एर्गोनॉमिक बदलाव जोड़े गए, जिससे यह मूल मॉडल से ज्यादा आरामदायक बना। APS, इसे भूलिए, कुछ राष्ट्रीय अपग्रेड्स में सॉफ्ट किल जैमर ही मिलेगा। उदाहरण के लिए सर्बिया का M84 ASAS एक शुतोरा इलेक्ट्रो ऑप्टिकल डेजलर से लैस है। यह सर्वाइवलिटी इसी पर निर्भर है कि आप छोटे, तेज, धुएंदार हों और दुआ करें कि कोई भारी चीज वार न करे। अब आप समझ गए होंगे हमारा मतलब। क्या ये टैंक इतना खराब है कि इसे कॉमेडी टैंक कहें? नहीं। तो क्या इसका आधुनिक युद्ध में कोई उपयोग नहीं? फिर से नहीं, वरना यूक्रेन इन्हें नहीं लेता। लेकिन क्या यह, आप जानते हैं, वाकई अच्छा है? देखिए, बड़े पैमाने पर बाल्कन जैसे बराबरी के युद्धों में हाँ, लेकिन अगर बड़ी तस्वीर में देखें तो नहीं, ऐसा नहीं है। और फिर है ये M48A5 पैटर्न। ये एक बहुत ही लंबी वंशावली का आखिरी टैंक है, जो पहली बार 1976 में सेवा में आया था, और ये उस मूल डिजाइन का अंतिम वेरिएंट है जो पहली बार 1952 में सेवा में आया था। असल में यह बिल्कुल भी नया टैंक नहीं था, बल्कि ये सिर्फ A3 के लिए एक अपग्रेड पैकेज था। हालांकि ये पैकेज वाकई खास था। इसमें 105 मिलीमीटर M68 गन लगाई गई थी, जहां पहले 90 मिलीमीटर M41 लगी होती थी। एक ऑलमेट्रिक माप M16 फायर कंट्रोल सिस्टम, अपग्रेडेड इंजन व ट्रैक्स, क्रू के लिए NBC सुरक्षा, साथ ही हल, टर्रेट और रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स अपग्रेड्स। इस सारी मेहनत के पीछे भी एक अच्छा कारण था। असल में अमेरिका ने 1959 में M60 को पेश किया था, एक पूरी तरह से ऊपर से नीचे तक नया डिजाइन, जिसमें सीधे ढलान वाला ग्लेसिस, मोटा कवच, ज्यादा जगह वाला टर्रेट, बेहतर डीजल पावर पैक और वही 105 मिलीमीटर M68 गन शामिल थी, और तमाम तरह की दूसरी नई शानदार तकनीकें भी थीं। लेकिन अंकल सैम काफी उत्साहित हो गए और करीब 12,000 M48 बना दिए, जबकि वे इतने पुराने भी नहीं थे। तो उन्हें कबाड़ में डालने के बजाय क्यों न थोड़ा बदलाव कर M60 के स्तर तक लाकर M48A5 बना दिया जाए। जाहिर है अब इन्हें अमेरिका इस्तेमाल नहीं कर रहा है, उनकी सेना के पास इसके लिए बहुत ज्यादा फंड है, बल्कि ये ग्रीस है जिसके पास माना जाता है कि रिकॉर्ड पर 450 ऐसे टैंक हैं। लेबनान के पास 104 हैं, थाईलैंड के पास 105 और ताइवान के पास 450। फिर ईरान के पास 180, मोरक्को के पास 225 और तुर्की के पास करीब 600 ऐसे टैंक हैं। अधिकांश टैंकों को स्थानीय रूप से अपग्रेड किया गया है। ग्रीस के MOOLF में लेजर रेंज फाइंडर, डिजिटल बैलिस्टिक्स कंप्यूटर और बेहतर नाइट साइट्स जुड़े हैं। तुर्की के A5 TF में नया फायर कंट्रोल सिस्टम, थर्मल्स और अतिरिक्त प्लेट्स लगी हैं। थाईलैंड ने अपने A5 में बेहतर साइट्स जोड़ी हैं। ताइवान के टैंकों में समय समय पर फायर कंट्रोल और इंजन को अपग्रेड किया गया है, और इसी तरह की दूसरी चीजें भी की गई हैं। लेकिन इन सभी ऊपर बताए गए बदलावों के बावजूद अंदर से अब भी वही M48A5S हैं। स्टील आर्मर, हाथ से लोड की जाने वाली 105 मिलीमीटर तोप, क्रूज स्पेस में गोला बारूद, पतली छत, ब्लो ऑफ रैक व सक्रिय सुरक्षा प्रणाली नहीं है। बेहतर ऑप्टिक्स हैं, पर ये मूल समस्याएं बनी रहती हैं। अब बात करते हैं चीनी 1980 के दशक के टाइप 80 टैंकों के परिवार की, जिसमें टाइप 80, टाइप 85, टाइप 88 शामिल हैं। टाइप 96 को हम यहां नहीं ले रहे, क्योंकि उसे हमने पहले ही अलग देखा है। इन्हें चीन के 1950 के दशक से चले आ रहे सोवियत नकल वाले टैंकों और आधुनिक टैंकों के बीच अंतर कम करने के लिए बनाया गया था। इसने उन चीजों को बरकरार रखा जिन्हें चीन बड़े पैमाने पर विश्वसनीय रूप से बना सकता था, और फिर सेना ने पहली बार बड़े स्तर पर विश्वसनीय फायर कंट्रोल और मोबिलिटी अपग्रेड्स देखे। ये 4 सदस्यीय टैंक है, जिसमें आमतौर पर 105 मिमी राइफल्ड गन होती है। इसे हाथ से लोड किया जाता था और उस समय के लिए एक साधारण लेकिन पर्याप्त सक्षम फायर कंट्रोल सिस्टम से जोड़ा गया था, जिसमें लेजर रेंज फाइंडर और बैलिस्टिक कंप्यूटर शामिल थे। उनके पास नाइट विजन भी था, लेकिन हम केवल साधारण पहली पीढ़ी के उपकरणों की बात कर रहे हैं।
यह तस्वीर दिखाती है कि इसका असल मतलब क्या है। ये अच्छा नहीं है। इसका कवच, थोड़ा सरल करके कहें तो, मिश्रित हुल और स्टील की टर्रेट वाला है। हालांकि 1993 के टाइप 85-3 वेरिएंट के साथ विस्फोटक रिएक्टिव कवच पेश किया गया था और सोवियत डिजाइन की वजह से छत और नीचे की आर्मर काफी पतली है। डेक प्लेट्स के नीचे आप एक डीजल इंजन देख रहे हैं जो लगभग 700 हॉर्स पावर देता है, जो सड़क पर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के लिए अच्छा है। यह 1980 के दशक की रणनीतियों के लिए अच्छा है, लेकिन 21वीं सदी के उपकरणों से मोबिलिटी ट्रायल में हार जाता है। अब भी इसे कौन इस्तेमाल करता है? मुख्यतः चीन के पास कुछ 100 यूनिट्स हैं जो अब सिर्फ रिजर्व, ट्रेनिंग और सेकेंड लाइन में इस्तेमाल होती हैं। असल में इसे धीरे धीरे हटाया जा रहा है और जैसे ही और ज्यादा टाइप 99 और टाइप 15 जो 2018 में पेश किया गया एक हल्का टैंक है उपलब्ध होंगे, इसे म्यूजियम में भेज दिया जाएगा। पाकिस्तान के पास 268 यूनिट्स हैं जिन्हें वे आधुनिक बना रहे हैं। सूडान के पास 10 और युगांडा के पास 5 यूनिट्स हैं। अब आप समझ रहे हैं कि पिछले चैप्टर में टाइप 96 को क्यों अलग किया था। हाँ, हमने माना था कि यह टाइप 80 का ही विकसित रूप है, लेकिन इसकी क्षमताएं थोड़ी अलग हैं, है ना? ऐसा कोई तरीका नहीं था कि दोनों एक ही चैप्टर में साथ रह सकते थे। और जब बात आती है हमें वेरिएंट्स के हिसाब से फर्क करने की, क्योंकि क्षमताओं में अंतर आ जाता है, तो अब अगला टैंक देखते हैं, T-64, खासकर इसका ए मॉडल। पहली बार 1967 में पेश किया गया T-64A एक बहुत बड़ी बात थी। यह पहला सोवियत एमबीटी था जिसमें प्रतिष्ठित 2A-26 तोप लगी थी और यह उस सब के ऊपर था जो पहले ही सामान्य T-64 में आ चुका था। फुल कंपोजिट आर्मर और कुख्यात कैरोसेल ऑटोलोडर। कागजों पर उस ऑटोलोडर का नाम 6ETS-10 था और वह 1 मिनट में 8 राउंड फायर कर सकता था। अनोखा ओपोज्ड पिस्टन डीजल इंजन, फ्लैट 5 सिलेंडर 2 स्ट्रोक यूनिट लगभग 700 हॉर्स पावर देता है। 38 टन वजन के साथ यह सड़क पर 70 किमी प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकता है। वास्तव में अपने समय में इतना उन्नत था कि आज भी आधुनिकृत T-64 काफी प्रतिस्पर्धी हैं। उदाहरण के लिए यूक्रेन का T-64BV मॉडल 2022। मुझे बताने की जरूरत नहीं कि इसे कब पेश किया गया था। आधुनिक ऑप्टिक्स, आधुनिक संचार प्रणाली और ढेर सारी ERA के साथ देश की रक्षा में काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। असल में T-64BV, जो कि 1985 में पेश किया गया एक सोवियत अपग्रेडेड वेरिएंट है, जिसमें ERA और इधर-उधर कुछ छोटे अपग्रेड्स किए गए हैं, वह भी बुरा प्रदर्शन नहीं कर रहा है। दूसरा, T-64A लगभग 60 साल पुराना है और अपने अच्छे दौर से बहुत आगे निकल चुका है। फिर भी यूक्रेन और रूस इसे फ्रंट लाइन युद्ध में इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि कुछ शर्तें हैं। ऐसा मत सोचिए कि वे इन्हें रोजमर्रा के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि वे बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर रहे हैं। जैसा कि इस तथ्य से साबित होता है कि यूक्रेन ने 2 T-64A खोए हैं जबकि 442 BV खोए हैं और रूस ने 3 खोए हैं जबकि 92 BV खोए हैं। इनका अब भी इस्तेमाल हो रहा है। इन पर गोदाम में पड़े ERA ब्लॉक लगाए जाते हैं और इन्हें मुख्य मोर्चे से दूर सेल्फ प्रोपेल्ड गन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। और अब कुछ ऐसा जो पहली बार 1948 में सेवा में आया था, सोवियत T-55, शीत युद्ध का एक जिद्दी पेंशन भोगी जो मरने का नाम ही नहीं लेता। जो लोग जानते हैं उनके लिए इसका मतलब है कि शुरुआती T-54 भी इसी परिवार में शामिल है। अधिकांश इतिहासकार ऐसा ही करते हैं और आज दशकों से स्थापित इतिहास लेखन को दोबारा लिखना शुरू करने भर के भी हमारे पास शब्द नहीं है। नुस्खा सीधा था, प्रभावी था और अपने समय के लिए बहुत अच्छा था। 100 मिमी D-10T राइफल्ड गन, 4 सदस्यीय दल, कॉम्पैक्ट डीजल इंजन, नीचा आकार, स्टील बख्तरबंद और ऐसे सिस्टम जिन्हें साधारण वर्कशॉप चला सकती थी। अब यह पूरी तरह पिछड़ गया है। इसकी छत और तली पतली है। एर्गोनॉमिक्स 1950 के दशक की है और ब्लो ऑफ एमिनेशन रैक नहीं है। T-55 की सबसे बड़ी ताकत उसकी अनुकूलन क्षमता है। इसी वजह से इसे सुपर पावर भी कहा जा सकता है। दुनिया भर में आपको ऐसे उदाहरण मिलेंगे जिनमें एड ऑन कंपोजिट कवच, ERA, लेजर रेंज फाइंडर, थर्मल साइट्स और गन कन्वर्जन लगे हैं। स्लोवेनिया का M55S ब्रिटिश गन, इजरायली रिएक्टिव आर्मर और आधुनिक फायर कंट्रोल सिस्टम से लैस है। कीव को भी 2022 में इनमें से 28 मिले थे। वैसे ये जादू की छड़ी नहीं, लेकिन ऐसे अपग्रेड्स T-55 को मजाकिया टैंक से हटाकर कुछ हद तक उपयोगी बनाते हैं।
अगर इन्हें बहुत सावधानी से इस्तेमाल किया जाए। और जल्दी से जान लें कि अभी कौन कौन से देश इन्हें चला रहे हैं और किस तरह के। तो सीरिया के पास अभी भी T-55A, AM, AMB और MB का मिला जुला बेड़ा सेवा में है। कागजों पर सैकड़ों कई को कॉन्टैक्ट 1 ERA और हल्के सेंसर बदलाव के साथ अपग्रेड किया गया है। रूस ने 2023-2024 में हर तरह के T-55 टैंक भंडारण से निकालकर यूक्रेन में इस्तेमाल किए, जबकि यूक्रेन सिर्फ स्लोवेनियाई M55S टैंक ही इस्तेमाल करता है। वियतनाम अपने T-55 टैंकों को M3 मानक तक उन्नत कर उनकी सेवा आयु बढ़ा रहा है। ईरान के सफीर 74 और टाइप 72Z अभी भी सीमित सेवा में हैं। सब सहारा अफ्रीका के एंगोला, इरिट्रिया, इथियोपिया, युगांडा आदि में T-55 टैंक अब भी मिलते हैं, जो अक्सर मिश्रित स्थिति में होते हैं, लेकिन यूनिट सूची में बने हुए हैं। हालांकि रूसी और यूक्रेनी उपयोग सबसे ज्यादा दिलचस्प है, क्योंकि हाल की इतिहास में इन्हीं टैंकों ने सबसे ज्यादा युद्ध देखा है। और ये पता चलता है कि ऐसे नियमित ऑपरेटरों को इनका ज्यादा उपयोग नहीं मिलता, क्योंकि यूक्रेन में भी जहां हालात सच कहें तो दोनों पक्षों के लिए थोड़े निराशाजनक हो रहे हैं। कमांडर पूरी तरह से जानते हैं कि एक T-55 का आधुनिक युद्ध क्षेत्र में कोई स्थान नहीं है। हम इसे इस बात से देख सकते हैं कि कितने टैंक नष्ट हो रहे हैं, और हमें ऐसा करना भी पड़ता है क्योंकि दोनों पक्ष तैनात किए गए टैंकों की संख्या बताने को लेकर ज्यादा उत्साहित नहीं हैं। उदाहरण के लिए रूस ने 16 टैंक खोए हैं, 2 T-55, 4 T-55-4-3M, 2 T-54B, 4 T-55A, 1 T-55A मॉडल 1981 और 7 जिनकी वेरिएंट पहचान नहीं हो पाई। इसी तरह यूक्रेन ने भी उन 2 M55S टैंकों को खोया है जिनका हमने जिक्र किया था। और बस इतना ही, याद कीजिए जब हम T-64 की बात कर रहे थे तब टैंक नुकसान की संख्या सैकड़ों में थी। कमांडर T-55 टैंकों को अंतिम विकल्प के रूप में ही तैनात करते हैं, वो भी अक्सर मुख्य लड़ाई से दूर सेल्फ प्रोपेल्ड गन की तरह। क्या आप उन्हें इसके लिए दोषी ठहरा सकते हैं? T-55 ऐसे समय के लिए नहीं बना था जहां टॉप अटैक गोला बारूद, सटीक ड्रोन, हर दस्ते के पास थर्मल साइट्स और नेटवर्क से जुड़े किल चेन हों, जो दूर से बख्तरबंद गाड़ियों को पहचान कर नष्ट कर सकें। आधुनिक मानकों के अनुसार इसका कवच सिर्फ कागजी ढाल है, पतली स्टील प्लेट जो ऑटो कैनन गोलियों या पुराने RPG से थोड़ा बचाव करती है, लेकिन टैंडम चार्ज ATGM या जुगाड़ से तैयार किए गए लोइटरिंग मिनिशन के सामने तुरंत नष्ट हो जाती है। इसकी 100 मिमी राइफल्ड गन भरोसेमंद है, लेकिन इसमें इतनी मौजल एनर्जी नहीं कि वह आधुनिक मुख्य युद्धक टैंकों को सामने से खतरा पहुंचा सके। यह विशेष गोला बारूद के साथ भी मॉड्यूलर कंपोजिट्स और ERA के सामने कमजोर है, जो अब दशकों से मानक हैं। साथ ही एर्गोनॉमिक्स, तंग इंटीरियर, ब्लो ऑफ पैनल की कमी, खतरनाक रूप से पास रखा गोला बारूद और एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम की अनुपस्थिति भी समस्याएं हैं। कवच भेदने वाली मार आमतौर पर विनाशकारी नुकसान का कारण बनती है। जिंदा रहने की संभावना इस पर निर्भर करती है कि आप गलत जगह पर हैं या नहीं, जो 2025 में आत्मविश्वास के लिए सही नहीं है। और फिर भी इन सब के बावजूद वो अब भी युद्ध के मैदान में मौजूद है। हालात की कड़वी सच्चाई ने उसकी सेवानिवृत्ति को नकार दिया है। रूस अभी इसे रिटायर नहीं कर सकता। यूक्रेन जो भी मिल रहा है ले रहा है, और एंगोला, इरिट्रिया, इथियोपिया, सीरिया, युगांडा अपने मुख्य युद्धक टैंकों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता से बड़ी समस्याओं में हैं। और चीनी टाइप 59 को भी सलाम। शायद ये सबसे खराब T-55 वेरिएंट है। ऐसा क्यों है? असल में यह असली T-55 नहीं था, बल्कि लाइसेंस प्राप्त T-54A की नकल थी, जिसमें सोवियत तकनीकी सहायता जल्दी हटा ली गई थी। इस बारे में और जानकारी के लिए हमारा पिछला तंज देखिए, जिसमें बताया गया था कि कम्युनिज्म कितना हिंसक होना चाहिए। इसी पर विवाद के कारण ये हुआ था। और अगर ये काफी बुरा नहीं था, तो माओ के ये तय करने की वजह से कि उनका कम्युनिज्म बहुत ही हिंसक होना चाहिए, चीन के वे सभी होशियार लोग जो टाइप 59 को बेहतर बना सकते थे, वे लगभग सभी मारे जा चुके थे। ज्यादा सोचने के लिए मारे गए। इसका नतीजा ये हुआ कि टैंक में बिल्कुल भी स्टेबलाइजर नहीं था, कम से कम उसकी मूल स्पेसिफिकेशन में। आखिरकार उन्हें टाइप 592A के साथ स्टेबलाइजर मिले, जिनके प्रोटोटाइप 1985 में बने और 1988 में पेश हुए, लेकिन तब तक वह टैंक सेकेंडरी टैंक बन चुका था। इसमें फायर कंट्रोल सिस्टम था, जिसमें ऑप्टिक्स पर लाइनें और नंबर थे। असली T-55 टैंकों में बैलिस्टिक कंप्यूटर और बाद में लेजर रेंज फाइंडर भी थे। इसमें बिल्कुल भी NBC सुरक्षा नहीं थी। फिर से ये वो चीज है जो इस एपिसोड में पहले बताए गए हर टैंक में होती है।
भले ही वो थोड़ी साधारण हो। और साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध के मानक गोला बारूद भंडारण प्रक्रिया भी थी, जिसका मतलब है कि अगर कोई ज्यादा जोश में आकर लात मार दे तो शायद पूरा टैंक ही उड़ सकता है। फिर ऊपर से उसमें एक ऐसा इंजन जोड़ दें जिसे चालू होते ही पिघलना पसंद है। और हाँ, इन्हें थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिशें हुई, लेकिन फैक्ट्री से निकलते समय ये पूरी तरह बेकार थे। टाइप 59 अभी भी कम से कम बांग्लादेश, कंबोडिया, दोनों कांगो, ईरान, सूडान, तंजानिया और जिम्बाब्वे में सेवा में है। निष्कर्ष और भविष्य। आज हमने जिस धीमी और क्रमिक तरीके से चीजें की हैं, उसके कारण यह बात आसानी से नजरअंदाज हो सकती है कि जिन मुख्य युद्धक टैंकों को हमने शुरुआत में देखा था और जिनको हमने अभी अभी देखा है, उनकी क्षमताओं में कितना बड़ा अंतर है। और इसे वाकई स्पष्ट करने के लिए चलिए सूची के शीर्ष पर मौजूद K2 और सबसे नीचे मौजूद T55 को लेते हैं और कल्पना करते हैं कि अगर इन दोनों का आमना सामना हो जाए तो क्या होगा। वैसे ये बात दिलचस्प है कि ऐसा वास्तव में कभी हो भी सकता है, क्योंकि माना जाता है कि उत्तर कोरिया के पास अभी भी कुछ T55 सेवा में हैं। हालांकि इसका ठोस सबूत अभी तक सामने नहीं आया है, क्योंकि 2013 में प्योंगयांग में हुई एक परेड के बाद से इन्हें फिल्म में नहीं देखा गया है। तर्क अनुमानात्मक है। मानते हैं कि वे रूस की तरह किसी गोदाम में रखे हैं। उत्तर कोरिया जैसी स्थिति में कोई देश पुराने लेकिन काम करने वाले टैंक क्यों फेंकेगा? खैर, हम विषय से भटक रहे हैं। बात समझने के लिए जरा यह दृश्य सोचिए। K2 कभी T55 को देखता भी नहीं है, बल्कि उसे खोजता है, वर्गीकृत करता है और खत्म करने के लिए चिन्हित कर देता है। कमांडर पैनोरामिक थर्मल हीट ब्लूम देखता है, डिजिटल फायर कंट्रोल ऑटो ट्रैक करता है, हाइड्रोपिनोमैटिक्स बेहतरीन अवनमन के लिए आगे का हिस्सा झुका देता है, मिलीमीटर वेव रडार दुश्मन सक्रिय होने पर खुद स्मोक छोड़ने को तैयार रहता है। पहला शॉट CNO-8 से निकला हुआ K269 APF STS है और ये T55 पर किसी भी एंगल से लगे ये सीधा आर पार निकल जाता है, स्टील प्लेटिंग को कबाड़ बना देता है और अंदर बैठे किसी भी व्यक्ति को पेस्ट में बदल देता है। अगर साइड से निशाना लगे तो गनर ने शायद गोला बारूद स्टोरेज पर मारा, जिससे पूरा T55 एक ही भीषण धमाके में उड़ गया। K2 इतनी सटीक है कि वह दूरी से भी शॉट लगा सकती है। उसके गोले आसानी से आर पार हो सकते हैं और उसका गनर टैंक की आकृतियों व कमजोर जगहों को याद करने में काफी समय बिता चुका है। अगर T55 हमले के बाद भी चल रहा था तो उसके बचे क्रू अगर जिंदा हैं, अभी तक टैंक से बाहर नहीं निकले। K2 अपने ऑटो लोडर के पूरा होने का इंतजार करता है और इस बीच टर्रेट को थोड़ा घुमा लेता है ताकि दूसरी जरूरी चीजों पर निशाना लगा सके, और फिर ये T55 पर एक और गोला दागता है और बस इतना ही, ये खत्म हो गया। लेकिन यहाँ स्थिति अलग है, ताकि T55 को मौका मिल सके कि दो खुले मैदान में ना मिले, बल्कि किसी मजबूत चीज के पीछे बंद इंजन और ठंडा हों और इसकी तोप सही दिशा में पहले से निशाना लगाए हों, यानी पूरी तरह आदर्श घात। K2 का हार्ड किल सक्रिय सुरक्षा प्रणाली राउंड नष्ट करता है। सेंसर गनर को एंगल बताते हैं, टरेट उसी एंगल पर घुमा देते हैं और फिर वही प्रक्रिया दोहराई जाती है। अगर यह उन अधिकतर K2 में से एक है जिसमें हार्ड किल APS नहीं है, तो T55 का राउंड पैट नहीं बना पाता और K2 फिर वही दोहराता है। कल्पना कीजिए, T55 ने गलती से इंजन चालू छोड़ा क्योंकि वह हाइड्रोलिक पंप चालू रखना चाहता था ताकि K2 के पास आने पर टर्रेट घुमा सके। जैसे ही ऊंची आड़ नहीं रहती, K2 के थर्मल सेंसर उसकी एग्जॉस्ट की गर्मी पकड़ लेते हैं और K स्टैंप ऊपर से आकर T55 को बिना उसे पता चले नष्ट कर देता है। लेकिन क्या हो अगर किसी तरह T55 अपनी बंदूक की नली को बहुत पास ले जाने में कामयाब हो जाए, लगभग सटकर, जिससे उसके गोले को अधिकतम गतिज ऊर्जा मिले और वह इतनी नजदीक हो कि K2 के हार्ड किल APS को सक्रिय न कर सके, अगर उसमें APS है। इसका जवाब ईमानदारी से कहे तो शायद है। सामने से कोई मौका नहीं। आधुनिक कंपोजिट, ERA पैक और स्पॉल लाइनर की मात्रा 100 मिमी D-10 गन की क्षमता से कहीं अधिक है। हालांकि एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जिसे T55A मॉडल और उसके बाद के वर्जन से दागा जा सकता है, शायद ERA न होने पर पार कर सकती है, लेकिन ERA वहां है। साइड में जहां K2 का कवच पतला है, वहां पार करने की संभावना थोड़ी बढ़ती है, लेकिन बहुत अच्छी नहीं। पीछे से यह संभावना और भी बढ़ जाती है। हालांकि वह सबसे अच्छा हालात है। एक काल्पनिक स्थिति है जो असल दुनिया में लगभग तय है
कि कभी नहीं होगी। साधारण शब्दों में T-55 के पास K2 को हराने का कोई तरीका नहीं है। अब आप क्षमताओं का अंतर देख सकते हैं। यह सिर्फ नहीं कि टॉप टीयर सर्वाइवर्स टीयर से बेहतर है, बल्कि इनकी तुलना भी संभव नहीं। ये डेविड बनाम गोलियत जैसा है। अगर गोलियत ने हेलमेट पहना होता, यह अपने करियर के शिखर पर माइक टायसन का किसी बच्चे से मुकाबला करने जैसा है। लेकिन भविष्य का क्या? यह सूची 2025 के अंत में लिखी गई उस समय की झलक है। तकनीक लगातार बेहतर हो रही है। पुराने टैंकों को कबाड़ में भेजने के पीछे हमेशा अप्रचलन ही होता है। खैर, आप में से जो समझदार हैं, उन्होंने शायद पहले ही समझ लिया होगा कि हार्ड किल एपीएस आने वाले समय में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है। यह पहले से ही मौजूद है। यह पहले ही बेहद प्रभावी साबित हुआ है। इसलिए नए और सेवा में आ रहे कई टैंक इसे अपना रहे हैं और अन्य टैंक भी इसे अपने अपग्रेड रोडमैप में विकल्प के रूप में जोड़ रहे हैं। उदाहरण के लिए जर्मनी का लेपर्ड 2A8, जर्मनी का पैंथर KF50, एक यूके का चैलेंजर 3, अमेरिका का M1A3 एब्राम्स, चीन का टाइप 99B, तुर्की का अल्ताए, इजराइल का मरकवा 4 बराक, जापान का टाइप 10, रूस का T90M, भारत का T90 भीष्मा। ये जानते हुए हमें लगता है कि अगर हम इस विषय पर मान लीजिए 10 साल बाद फिर से चर्चा करें, और शायद करेंगे भी, तो हार्ड किल एपीएस टॉप टियर में प्रवेश करने के लिए एक कठिन बाधा बनने वाला है। तब तक ये इतना आम हो जाएगा कि हमें कोई और रास्ता नजर नहीं आता। आइए अब उन नेटवर्किंग क्षमताओं के बारे में भी बात करें जिनका हम टॉप टियर में बार बार जिक्र करते रहे हैं। और शुरुआत करते हैं इस शब्द का असल में क्या मतलब है, इसकी गहराई से व्याख्या के साथ। जब हम नेटवर्किंग कहते हैं तो हमारा मतलब सिर्फ एक अच्छा रेडियो नहीं होता। हमारा मतलब है एक डिजिटल नर्वस सिस्टम जो टैंक, ड्रोन, पैदल सेना, तोपखाने और कमांड पोस्ट को एक जीव की तरह जोड़ता है। व्यवहार में यह एक बैटल मैनेजमेंट सिस्टम होता है जो क्रू के सामने लगा होता है, जो मित्र और दुश्मन की पोजीशन का लाइव मैप दिखाता है, लगभग रियल टाइम में अपडेट करता है और आपको टारगेट डेटा को फॉर्मेशन में तुरंत भेजने देता है। एक टैंक देखता है तो सभी टैंक देखते हैं। एक क्रू निशान लगाता है, बाकी उसी दिशा में घूमकर फायर कर सकते हैं, जिससे किल चेन छोटी होती है। पहले टारगेट देखना, बेयरिंग्स का झंझट, रेडियो पर चिल्लाना, फायर मिशन का इंतजार और टारगेट के भागने से पहले गोला लगने की उम्मीद करनी पड़ती थी। लेकिन आधुनिक नेटवर्किंग से ये सब सेकंडों में सटीकता से हो जाता है। ड्रोन थर्मल ब्लूम देखकर बीएमएस अपने आप एक सटीक ग्रिड जारी कर देता है और वो ग्रिड हर क्रू की डिस्प्ले पर उभर जाता है, गनर के फायर कंट्रोल सिस्टम के लिए पहले से फॉर्मेट होकर। कमांडर एंगेज चुनता है, रिमोट वेपन स्टेशन या मेन गन लक्ष्य संकेत की ओर घूम जाती है, फायर कंट्रोल सिस्टम लीड हवा और रेंज सॉल्व करता है, फिर गोला दागा जाता है। पास की मोटर बैटरी या लॉइटरिंग मुनिशन को पहले से ही ऐसी किसी भी चीज को फायर में लेने के लिए टास्क कर दिया जाता है जो हिलने की कोशिश करे। और टारगेट प्राथमिकता स्वचालित डीकन्फ्लिक्शन, ताकि आपके गोले अपनी ही इन्फेंट्री को ना लगें, और प्रोग्रामेबल गोले जिन्हें टैंक फायर करने से पहले सेट करता है। इससे न सिर्फ एंगेजमेंट तेज हुआ है, बल्कि पहले ही शॉट में टारगेट को रोकने की संभावना भी बढ़ गई है। नेटवर्किंग से क्रॉस क्यूइंग संभव है। कोई एयरक्राफ्ट या टोही वाहन दूर मौजूद किसी प्लाटून को लक्ष्य बिंदु सौंप सकता है। दो टैंक बारी बारी से गोलीबारी कर सकते हैं ताकि एक टैंक दूसरे की बढ़त को ढक सके। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर नोड्स दुश्मन के सीकर को अस्थायी रूप से अंधा कर सकते हैं जब आप उनकी ओपनिंग से आगे बढ़ें। पहले जो 4 अलग अलग द्वंद्व थे, वे अब एक तेज, सटीक और समन्वित लड़ाई बन गए हैं जो छुपे दुश्मनों के लिए ज्यादा घातक है। इसलिए नेटवर्किंग जरूरी है। ये बड़ी बात है और हमें लगता है कि ये और बढ़ेगी क्योंकि उन्नत सिस्टम आम हो रहे हैं और लगातार नए बेहतर सिस्टम आ रहे हैं। हालांकि जाहिर है ये सारी चर्चा इस बात पर आधारित है कि उस समय तक एमबीटी मुख्य युद्धक टैंक प्रासंगिक रहेंगे भी या नहीं, क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि जैसे 1914 में घोड़ा अचानक अप्रासंगिक होने की कगार पर था, वैसे ही एमबीटी भी अचानक और तुरंत अप्रासंगिक हो सकते हैं। जो लोग ऐसा मानते हैं उनका तर्क है कि लागत और लाभ का अनुपात, जिसने पिछले 1 सदी से टैंक को प्रासंगिक बनाए रखा था, अब टूट चुका है। सस्ते ड्रोन और ऊपर से हमला करने वाले हथियार महंगे बख्तरबंद वाहनों को नष्ट कर रहे हैं। इसलिए भविष्य भारी टैंकों की बजाय स्वचालित झुंडों में है। पूर्व गूगल सीईओ एरिक श्मिड्ट ऐसे ही एक व्यक्ति थे जिन्होंने इसी बात पर जोर दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एआई नेटवर्क वाले ड्रोन टैंकों को बेकार कर देंगे
और अमेरिका से आग्रह किया कि वो अपने भारी बख्तरबंद वाहनों को पुराना होने दे और उनकी जगह बिना चालक वाले सिस्टम लाए। और ये देखना बहुत आसान और वाकई समझदारी की बात है कि तकनीकी कारोबारी का इस दलील को आगे बढ़ाने में अपना स्वार्थ हो सकता है, लेकिन श्मिट की बातें पूरी तरह से बेबुनियाद नहीं थीं, जैसा कि 2024 में देखा गया। एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार यूक्रेन ने रूसी लोइटरिंग म्यूनिशंस के कारण अपने M1A1 एब्राम्स टैंक अग्रिम मोर्चे से हटा लिए, जिन्हें आप और मैं सशस्त्र ड्रोन कहते हैं। इस विचार को क्षेत्र के विशेषज्ञों ने भी दोहराया है, जिसमें इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज IISS ने यह इंगित किया है कि 2022 में पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू होने के बाद से यूक्रेन में दोनों पक्षों के सभी प्रकार के टैंकों, सिर्फ MBT नहीं, की हास्यास्पद संख्या नष्ट हो चुकी है। यूक्रेन के लिए 1277, जिनमें से 951 पूरी तरह से नष्ट हो गए, और रूस के लिए 4135, जिनमें से 3058 पूरी तरह से नष्ट हो गए। इस समय कुछ आंकड़े उपलब्ध हैं, पर वे IISS के नहीं हैं। हमने आंकड़ों की नई जांच की क्योंकि संबंधित लेख पुराना है। जो लोग MBT की मृत्यु लेख लिख रहे हैं, उनके लिए ऐसे सबूत ही काफी हैं। लेकिन कुछ लोग तर्क देते हैं कि कहानी इससे कहीं आगे है और MBT का अभी भी लंबे समय तक एक महत्वपूर्ण रोल रहेगा। मुख्य रूप से ऐसे लोग तर्क देते हैं कि प्लेटफॉर्म खुद पुराना नहीं हुआ है, बल्कि जिस तरीके से इसका इस्तेमाल किया गया है वो अक्सर पुराना हो गया है। वे बताते हैं कि टैंक ही एकमात्र तरीका है जो चलते फिरते दुश्मन की गोलीबारी के बीच प्रत्यक्ष मारक क्षमता पहुंचा सकते हैं और फिर जिस जमीन पर कब्जा करते हैं उसे अपने कब्जे में रख सकते हैं। इस राय को नाम देने के लिए और इसे थोड़ा और विस्तार से समझाने के लिए जस्टिन ब्रोंक रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट से ने कहा कि टैंक अप्रचलित नहीं है और यूक्रेन की सबसे बड़ी क्षति खराब रणनीति व असंगठित युद्धाभ्यास से हुई। यह साबित नहीं होता कि बख्तरबंद वाहन खत्म हो गए हैं। रणनीतिकार लॉरेंस फ्रीडमैन मानते हैं कि ड्रोन ने टैंकों को अप्रचलित नहीं किया, उन्होंने बिना सोच समझ और समर्थन के बख्तरबंद वाहनों को ही अप्रचलित किया है। माइकल कॉफमैन ने व्यवहारिक दृष्टिकोण से कहा कि टैंक अब भी युद्ध के मैदान, खासकर शहरी लड़ाई में जरूरी हैं, क्योंकि कोई और चीज सुरक्षा, मारक क्षमता और गतिशीलता एक साथ नहीं देती। मुख्य बात है कि टैंकों का इस्तेमाल पैदल सेना, तोपखाना, वायु रक्षा व इलेक्ट्रॉनिक युद्ध सुरक्षा के साथ हो, न कि उन्हें अंधाधुंध मारक क्षेत्रों में सबसे आगे भेजा जाए। इस स्थिति को विशेषज्ञों, ठोस आंकड़ों और खरीद संबंधी रुझानों से समर्थन मिलता है। पेंटागन के अपने परीक्षण कार्यालय ने रिपोर्ट किया कि जब ट्रॉफी APS को एब्राम्स टैंक पर लगाया गया तो उसने संचालन परीक्षणों के दौरान अधिकांश आने वाले खतरों को रोक लिया। निश्चित रूप से ये सूखी नौकरशाही भाषा है, लेकिन इसके बड़े मायने हैं, क्योंकि ऐसे ही परिणामों ने सीधे तौर पर आने वाले M1A3 एब्राम्स के विकास की ओर अग्रसर किया। आखिरकार कौन सी स्थिति सही है? खैर, यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब केवल समय और दुखद रूप से अगला युद्ध ही देगा। हम कह सकते हैं कि मामला चौराहे पर है। एक तरफ है अप्रचलन, घोड़े और युद्धपोत का भाग्य, जो किसी एक बड़ी कमी के कारण नहीं, बल्कि लागत, कमजोरियों और बेहतर विकल्पों के लगातार इकट्ठा होने से लिखा गया है। वहीं पुनर्नवाचार से APS, नेटवर्किंग, ड्रोन रोधी प्रणालियां और सिद्धांत MBT को इस हद तक बदल रहे हैं कि शीत युद्ध के डिजाइनर भी उसे पहचान न सकें। एक व्यापक जाल में एक नोड, न कि एक अकेले भाले की नोक, जिसे सिर्फ एक साधारण रेडियो के जरिए व्यापक युद्ध क्षेत्र की गतिविधियों से जोड़ा गया हो। और शायद यही असली बात है जिसे समझना चाहिए। टैंक कभी स्थिर नहीं रहे हैं। पहले वे रिवेटेड प्लेटों वाले भारी लैंडशिप्स थे, फिर यूरोप में धावा बोलते तेज तर्रार पैंजर टैंक बने, शीत युद्ध में परमाणु युग के उपकरणों से लैस भारी टैंक हुए, और अब वे सेंसर व काउंटर मेजर से घिरे डिजिटल जानवर हैं। वे भावनाओं से नहीं, बल्कि हर पीढ़ी द्वारा नए उपयोगी तरीके खोजने से टिके हैं। क्या MBT 2035 तक अप्रासंगिक हो जाएगा? शायद, लेकिन पिछले 100 सालों के बख्तरबंद युद्धों से हमने सीखा है कि टैंक की विदाई की भविष्यवाणी इतिहास पर छोड़ना ही बेहतर है, क्योंकि इतिहास अक्सर जल्दबाजी करने वालों को गलत साबित कर देता है। देखने के लिए धन्यवाद।